नहीं, लोगों को फोन करके गालियां दिलवाते हो। हमारी बहन को गाली दी गई है, बताएंगे अभी तो। गाली कैसे दिया तू, मेरी गाली कैसे दिया? मार। कभी कभी आम आदमी, किसान और गरीब लोग कर्ज या लोन लेने पर मजबूर हो जाते हैं। कई बार इनमें से कुछ लोग वक्त पर लोन नहीं चुका पाते, इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाते और फिर लोन देने वाले बैंक आम आदमी के घर पर रिकवरी एजेंट भेजकर उसे धमकाया जाता है और कुछ लोग तो इससे तंग आकर आत्महत्या भी कर लेते हैं। देश में करोड़ों गरीब, कमजोर वर्ग तथा मध्यम वर्ग के व्यक्ति अपनी विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं पूर्ति के लिए ऋण लेते हैं। कई व्यक्ति क्रेडिट कार्ड समय पर EMI नहीं चुका पाते। इन मामलों में यह देखा गया है कि बैंकों का उनकी तरफ का रवैया सहानुभूतिपूर्वक नहीं रहता। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ, नियंत्रण लाने के लिए सरकार क्या करे? The government has made sure through the RBI also to instruct such banks that such harsh steps should not be taken. मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर आप किसी लोन में फंसे हुए हो या फिर आपका कोई फैमिली मेंबर किसी लोन की प्रॉब्लम में फंसा हुआ है तो ये वीडियो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। वीडियो हो सकता है लंबी हो, लेकिन इसमें बताई हुई एक एक चीज़ आपके बहुत काम आने वाली है। एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को पूरा देखना। आपको लोन की बीमारी की एक जड़ बताऊंगा कि कैसे एक एक चीज़ काम करती है और आपको कैसे बैंक बेवकूफ बनाता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। कहते हैं हर इंसान का दिन एक जैसा नहीं रहता है और जब उसका अच्छा वक्त चल रहा होता है तो वो अपनी कुछ ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लोन ले लेता है और जब उसका बुरा वक्त आता है तो वो अपने उसी लोन को चुका नहीं पाता है। तब बैंक उसके लोन को रिकवरी डिपार्टमेंट में भेज देते हैं ये कहकर कि भाई अब इस इंसान को तुम ही संभालो, जैसे भी करके किसी भी कीमत पर इससे बैंक का पैसा निकलवाओ। और तब ये बैंक रिकवरी वाले जो दिल में आए वो करते हैं। उस इंसान को डराते हैं, धमकाते हैं, पुलिस वाले बनकर उनको कॉल करते हैं, वकील बनकर उनको नोटिस भेजते हैं। जिस हद तक जा सकते हैं लोग जाते हैं। इंडिया में 2018 से 2020 तक करीब 15,000 लोगों ने अपनी जान दे दी थी क्योंकि वो इस टॉर्चर को सह नहीं पा रहे थे और ये नंबर खासकर कोरोना वाले टाइम के बाद से बढ़ता चला गया था। बैंक रिकवरी वाले लोगों को डराते हैं कि उन्हें जेल हो जाएगी, उन पर केस हो जाएगा, उन्हें पुलिस पकड़ कर ले जाएगी। जो डर उनके दिमाग में बैठ जाता है कि इससे उनकी समाज में बेइज्जती हो जाएगी। सोचो अगर उन लोगों को अपने कानूनी अधिकार पता होते, उन्हें अपने राइट्स पता होते कि जिस मुसीबत को इतनी बड़ी मुसीबत सोच रहे हैं वो असल में इतनी बड़ी मुसीबत है ही नहीं, उससे बाहर निकलने के और भी कई रास्ते हैं, तो क्या वो अपनी जान देते? कभी भी नहीं। मुझे पता है कि बहुत से लोग इस वीडियो पे इसलिए आए होंगे क्योंकि उन्हें बैंक रिकवरी वाले परेशान कर रहे होंगे और वो यही जानना चाहते होंगे कि इनको कैसे रोका जाए, इनकी कंप्लेन कहाँ पे करी जाए। ये चीज़ मैंने इस वीडियो में बहुत डिटेल में बता रखी है, लेकिन उस वाले पार्ट को मैंने एकदम लास्ट में रखा है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि उससे पहले आप अपने कानूनी अधिकार समझो, आपके राइट्स क्या है, ताकि जब आप इनकी कंप्लेन करो तो आपको सारी चीज़ों के बारे में पता हो कि आपके कानूनी अधिकार क्या है और कानून किस तरह से काम करता है। इससे होगा क्या, जब आप कंप्लेन करोगी तो आपकी कंप्लेन सुनी जाएगी। मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने डिटेल में बता रखा है कि लोन्स क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं, लोन सेटलमेंट क्या होता है, कितनी तरह की होती है, कैसे करते हैं, लोन NPA क्या होता है, किस लोन में आपके ऊपर केस हो सकता है, किस लोन में आपके घर पुलिस आ सकती है। तो उस वीडियो को जाके देख लेना, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा और इस वीडियो के एंड में भी आपको वो वीडियो मिल जाएगी। उस वीडियो को बनाने के बाद मुझे लोगों के भर भर के इंस्टाग्राम पे मैसेज आए थे जिनके बहुत सारे छोटे छोटे सवाल थे जिनके जवाब मैं अक्सर वहाँ पे देता रहता हूँ। और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो कर लेना। तो उन चीजों के ऊपर बात नहीं करेंगे जो उस वीडियो में बात कर चुके हैं और आज हम बात करेंगे कि कैसे खराब सिबिल को ठीक किया जा सकता है, सिबिल क्या होता है, बैंक ने लोन का केस किया है तो आपको अपना बचाव कैसे करना होगा, बैंक ने केस कर दिया और वकील करना पड़ेगा तो वकील कितने पैसे लेगा। इसके अलावा होम लोन, क्रेडिट कार्ड लोन, पर्सनल लोन, गोल्ड लोन अगर आप नहीं भर पा रहे तो आपके साथ क्या क्या हो सकता है, आपके कानूनी अधिकार क्या है इससे बचने के लिए जो आपको जानने जरूरी है। तो शुरू करते हैं सिबिल से। सिबिल की फुल फॉर्म होती है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड। वैसे तो ये एक रेटिंग एजेंसी होती है जो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री के बिहाफ पे आपको रेट्स देती है, आपको स्कोर्स देती है। होती है एक प्राइवेट कंपनी है लेकिन इनके पास RBI की तरफ से लाइसेंस होता है इस चीज को करने का, जो आपके लोन की हिस्ट्री का रिकॉर्ड रखती है। सिबिल का सिस्टम तब शुरू किया गया था जब बैंकों का बहुत सा काम ऑनलाइन होने लगा था, जैसे ऑनलाइन पैसे मंगवाने या किसी को ऑनलाइन पैसे भेजने। आसान भाषा में बोलूं तो सिबिल एक फाइनेंशियल कैरेक्टर सर्टिफिकेट है आपका, जिसे देखकर बैंक ये पता लगाते हैं कि आपका पैसों का लेन देन बैंकों के साथ कैसा है। इसलिए जब भी आप बैंक से लोन लोगे तो सबसे पहले आपका सिबिल देखा जाएगा। मान के चलते कि किसी इंसान ने 1 लाख रुपए का लोन लिया किसी बैंक से और उसने उस लोन को पूरी ईमानदारी के साथ चुका के खत्म कर दिया। अब वही इंसान किसी दूसरे बैंक के पास जाता है 1 लाख रुपए का लोन फिर से लेने के लिए। इस बार वो नया बैंक क्या उसके पुराने बैंक से फोन करके ये पूछेगा कि भाई इसने तुम्हारे पैसे टाइम पे दिए या नहीं दिए, कहीं इसका पैसों का लेन देन अच्छा है या नहीं है, कहीं ये पैसे लेके हमारे भाग तो नहीं जाएगा? ऐसा नहीं होगा।
वो आपका सिविल रिपोर्ट देखेगा, चेक करेगा, उससे उसको पता चलेगा कि आपका पैसों का लेन देन किस तरह का है। किसी भी कंपनी या बैंक के लिए उसका कस्टमर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो बैंक या वो कंपनी अपने उसी कस्टमर से पैसा कमाती है। इसलिए कभी भी कोई बैंक या कंपनी अपने कस्टमर की डिटेल किसी दूसरे बैंक या कंपनी को नहीं देती, ताकि वो अच्छे ऑफर देके उस कस्टमर को अपना कस्टमर ना बना ले, और इस वजह से उस पुराने वाले बैंक को नुकसान हो सकता है। इसीलिए बनाया गया था सिबिल के सिस्टम को, जिसमें उसके पुराने लोन को देखकर उसको स्कोर या उसको पॉइंट्स दिए जाते हैं। देखो, सिबिल आप अपना खुद भी चेक कर सकते हो, वो भी फ्री में। मैं आगे डिटेल में बताऊंगा कि कैसे करते हैं, लेकिन उससे पहले ये जानते हैं कि कितने सिबिल स्कोर्स का क्या मतलब होता है। सिबिल 300 से लेकर 900 तक का होता है। वैसे अगर आप गूगल पे सर्च करोगे कि कितने सिबिल स्कोर्स का क्या मतलब होता है, तो आपको गूगल कुछ और बताएगा और चैट जीपीटी कुछ और बताएगा, तो इसमें ज्यादा घुसेंगे नहीं तो आप कंफ्यूज होगी। सिर्फ मोटा मैं आपको बता देता हूँ कि कितने सिबिल स्कोर से क्या मतलब होता है। तो अगर आपका सिबिल स्कोर 300 से 550 के बीच में है, तो इसका मतलब है कि आपका सिबिल पुअर है। अगर सीधा बोलूं तो आपका सिबिल अच्छा नहीं है। और अगर आपका सिबिल स्कोर 550 से 650 के बीच में है, तो वो सिबिल फेयर है, मतलब कि सीधा बोलूं तो वो नॉर्मल है, ना ज्यादा अच्छा है ना ज्यादा बुरा है। अगर आपका सिबिल स्कोर 650 से 750 के बीच में है, तो मतलब है कि आपका सिबिल गुड है, मतलब कि अच्छा है। और अगर आपका सिबिल स्कोर 750 से ऊपर है, तो आपका सिबिल स्कोर एक्सीलेंट है, मतलब कि सीधा बोलूं तो बैंक आपके जैसे ही लोगों को ढूंढता है लोन देने के लिए। एक सवाल मुझे आया था इंस्टाग्राम पे, किसी ने पूछा था कि अगर किसी ने लोन लिया ही नहीं है तो उसका सिबिल स्कोर क्या होगा। देखो, अगर किसी ने लोन लिया नहीं है तो उसका सिबिल स्कोर होगा -1 या -300 या फिर 0। इन तीनों में से एक शो करेगा उसके सिबिल स्कोर में। अब ज्यादातर जो लोग लोन लेते हैं वो होते हैं सिक्योर लोन, मतलब कि होम लोन, कार लोन, जिसमें कोई चीज आप बैंक के पास गिरवी रखते हो, उसे सिक्योर लोन कहा जाता है। आपको कम से कम इसमें 650 सिबिल तो चाहिए ही चाहिए होता है। और वहीं कोई अनसिक्योर लोन लेते हो, जिसमें आप बैंक के पास कोई चीज गिरवी नहीं रखते हो, जैसे क्रेडिट कार्ड हो गया या पर्सनल लोन हो गया, तो उसमें कम से कम आपका सिबिल स्कोर 750 से ऊपर का चाहिए होता है। अब देखो, एक चीज और ध्यान में रखना, बहुत सारे बैंकों पे भी डिपेंड करता है कि वो आपको लोन देंगे या नहीं देंगे। एग्जाम्पल के लिए, एक बैंक बोलता है कि भाई मैं तो सिक्योर लोन 650 सिबिल वाले को भी दे दूंगा, वहीं दूसरा बैंक बोलता है कि भाई मैं तो उसी इंसान को लोन दूंगा जिसका सिबिल स्कोर 750 से ऊपर है। तो बैंक टू बैंक डिपेंड करता है। तो जब भी आप अगर लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो हो सकता है कि सरकारी बैंक आपको नहीं दे रहे हैं, तो शायद प्राइवेट बैंक आपको दे दे। तो ये चीजें इस तरह से काम करती है। अगला पॉइंट है कि कैसे सिबिल स्कोर हमारा डाउन होता है, मतलब कि अगर हमारा 800 है तो कैसे वो 700 हो जाता है, कैसे 600 पे आ जाता है, ये कैसे होती है चीज। इसके लिए रीजन एक नहीं है, बहुत सारे रीजन है। एक एक करके मैं आपको बताता हूँ जल्दी से। जैसे कभी कभी आपकी EMI मिस हो गई, कभी आपका चेक बाउंस हो गया, कभी आपने क्रेडिट कार्ड की मिनिमम ड्यू पेमेंट कर दी, या आपने एक ही टाइम पे बहुत सारी जगह लोन्स के लिए अप्लाई कर दिया हो, बहुत ज्यादा आपने अपने सिबिल स्कोर को चेक किया हो, तो भी आपका सिबिल स्कोर डाउन हो सकता है। आपके पास क्रेडिट कार्ड है, उसकी बहुत सारी लिमिट आपने यूज कर रखी है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 1 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड है, आपने उसका पूरा 90,000 95,000 खर्च कर लिया, तो भी आपका सिबिल स्कोर डाउन हो जाएगा। किसी लोन में आप गारंटर हो और उसने अपना लोन नहीं चुकाया, उसकी EMI मिस हो रही है, तो भी आपका सिबिल स्कोर डाउन हो जाएगा। तो अगर आप अपने सिबिल को अच्छा मेंटेन करके रखना चाहते हो, ऊपर मेंटेन करके रखना चाहते हो, अगर 800 है तो 800 से ज्यादा हो जाए, कम ना हो, तो इन सारी चीजों को दोहराइएगा मत, नहीं तो आपका सिबिल स्कोर डाउन होता चला जाएगा। अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि सिबिल स्कोर खराब कैसे होता है। इससे पहले मैंने ये बताया था कि सिबिल स्कोर डाउन कैसे होता है, लेकिन अब मैं ये कह रहा हूँ कि सिबिल स्कोर खराब कैसे होता है। तो यहाँ पे मैं आपको 3 ऐसे पॉइंट बताने वाला हूँ जिससे आपका सिबिल बुरी तरह से खराब होता है। पहला पॉइंट, कि आप जब लोन लेते हो और उस लोन को चुका नहीं पाते हो, या फिर आपका लोन डिफॉल्ट हो जाता है। उसमें हो सकता है आपका क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, होम लोन, बहुत सारे लोन आते हैं, मैं सभी की बात कर रहा हूँ इसमें। ये सारे इफेक्ट करते हैं आपके सिबिल को। दूसरा पॉइंट है कि जब आप बैंक से लोन लेते हो और एंड में जाके आप बैंक का लोन चुका नहीं पाते हो और उसके बाद आप करते हो बैंक से सेटलमेंट, तब भी आपका सिबिल बुरी तरह से खराब होता है, क्योंकि बैंक हर महीने अपनी सिबिल की रिपोर्ट सिबिल को भेजता है। तो जब भी वो आपकी रिपोर्ट भेज रहा होगा सेटलमेंट के बाद, तो वो उसमें अपडेट करके लिख के भेज देगा सेटलमेंट, जो बाद में आगे चलकर आपके सिबिल में दिखता रहेगा। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मानकर चलते हैं कि आपने एक लोन लिया किसी बैंक से और वो लोन आप नहीं चुका पाई, मतलब कि वो लोन आपसे डिफॉल्ट हो गया, और इस बारी तो आपके पास सेटलमेंट करने के भी पैसे नहीं थे। तो वो बैंक उस लोन को 8, 9, 10, 12 महीने देखेगा। अगर आपने उस बैंक के साथ सेटलमेंट कर ली तो ठीक है, वरना वो लोन उठाकर वो बैंक राइट ऑफ कर देगा। अब राइट ऑफ क्या होता है ये मैंने अपनी पुरानी वाली वीडियो में बता रखा है, तो अगर आपको समझना है तो उस वीडियो को जरूर देख लेना। तो बहुत ही कम शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं कि राइट ऑफ क्या होता है, तो राइट ऑफ का मतलब होता है कि आपके लोन को बैंक ने अपने खाते में से निकालकर किसी थर्ड पार्टी या NBFC कंपनी को सस्ते दामों पर बेच दिया है, और वो जब आपकी सिबिल की रिपोर्ट अपडेट करेगा बैंक आपका जिससे आपने लोन लिया था, तो वो वहाँ पे राइट ऑफ करके भेज देगा। इसका मतलब है कि आपने बैंक से पैसे लिए थे और आपने ना ही बैंक को पैसे अच्छे से भरे, ना ही उसकी सेटलमेंट करके उसको क्लोज
किया, आप वो बैंक का पैसा अच्छे से खा गए। अब हम जानेंगे कि सिबिल ठीक कैसे होता है। जो आपके सिबिल में सेटलमेंट या राइट ऑफ लिखा हुआ आ रहा है उसे ठीक कैसे किया जा सकता है। अब इस चीज को बड़े ध्यान से सुनना जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। जो आपके सिबिल में सेटलमेंट या राइट ऑफ लिखा हुआ आ रहा है ये उसी बैंक की वजह से आ रहा है जिससे आपने लोन लिया था और जिसे आपने सेटलमेंट करके बंद किया, या फिर जिस बैंक ने आपका लोन राइट ऑफ कर दिया। और दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है उस बैंक के अलावा जो आपके सिबिल में से सेटलमेंट या राइट ऑफ हटवा सके। इंडिया में रोज हजारों लोन के नाम पे फ्रॉड होते हैं और उनमें से एक ये भी फ्रॉड होता है। आपके पास जरूर एक ऐसा इंसान आएगा कभी ना कभी जो बोलेगा कि आप मुझे इतने पैसे दे दो और मैं आपके सिबिल में से राइट ऑफ हटवा देता हूँ, सेटलमेंट हटवा देता हूँ। तो इस चीज में अपने साथ फ्रॉड मत होने देना। देखो, अगर आप इसे हटवाना चाहते हो अपने सिबिल में से राइट ऑफ या सेटलमेंट को, तो इसका एक ही इलाज है, आप उस बैंक को जाके उसकी एक एक पाई चुका दो। उसका ब्याज, पेनल्टी, जुर्माना, जीएसटी, जितना भी उसका एक एक पाई है सब दे दोगे तो वो बैंक 5 से 6 महीने के बाद आपका ये राइट ऑफ या सेटलमेंट आपके सिबिल में से हटा देगा। नहीं तो अगर आपने बैंक से 100 रुपए की सेटलमेंट भी करी है ना तो वो भी आपके सिबिल में शो करता ही रहेगा सेटलमेंट के तौर पे। अब देखो, सवाल ये उठता है कि किसी का सिबिल खराब है या सेटलमेंट लिखा हुआ है उसके सिबिल में या राइट ऑफ लिखा हुआ आ गया है, तो क्या फ्यूचर में कोई कंपनी या बैंक उसको लोन देगी या नहीं देगी। पहली चीज तो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि नॉर्मल सा कॉमन सेंस है कि जो बैंक अपना किसी के पास 100 रुपए भी नहीं छोड़ता वो बैंक कभी किसी ऐसे इंसान को लोन देगा जिसने पास्ट में लोन लिए थे और वो चुका नहीं पाया और उसने सेटलमेंट करी या वो दे ही नहीं पाया, राइट ऑफ हो गया उसका लोन। सिंपल सी बात है, वो बैंक नहीं देगा। अब बात करते हैं मेन मुद्दे की कि लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो देखो, फ्यूचर में आपको अनसिक्योर लोन बहुत मुश्किल हो जाएगा मिलना। अगर मिलेगा तो बैंक की बहुत सारी शर्तें आ जाएगी। जैसे अगर किसी नॉर्मल इंसान को 10% पे मिल रहा है या 15% पे मिल रहा है, हो सकता है कि 10 की जगह आपको 12% पे, 13% में मिले। अगर किसी को 15% में मिल रहा है तो हो सकता है आपको 17 या 18% पे मिले। बहुत सारी बैंक की शर्तें होगी और बहुत कम टाइम के लिए आपको मिले। एक चीज को और समझो, यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके सिबिल में बेशक राइट ऑफ या फिर सेटलमेंट लिखा हो, लेकिन उसके बावजूद भी आप अपने सिबिल को बढ़ा सकते हो। कहने का मतलब है कि जो आपके पॉइंट्स है, आपके स्कोर्स है, जो आपके सिबिल का नंबर है, आप उनको बढ़ा सकते हो। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ मैं क्या कहना चाहता हूँ। बेशक आपके सिबिल में राइट ऑफ या फिर सेटलमेंट लिखा हुआ है, उसके बावजूद भी आप अपने सिबिल के स्कोर्स को, रेटिंग को, उसके जो पॉइंट्स है उसको आप बढ़ा सकते हो। तो जब भी कोई आपके सिबिल को देखेगा तो उसको सिबिल स्कोर तो ज्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन वो जब वो डिटेल में उसकी रिपोर्ट को देखेगा तो वहां पर उसको देखने को मिलेगा सेटलमेंट और राइट ऑफ। अब आगे बढ़ते हैं। अब इस केस में आपको अपने सिबिल्स के स्कोर को बढ़ाने के लिए करना क्या होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, कम से कम आपने 2 सालों तक कोई भी लोन नहीं लेना है। आपने सीधा सीधा एक गोल्ड लोन ले लेना है। आपने गोल्ड लोन के लिए अप्लाई करना है, क्योंकि गोल्ड लोन एक ऐसी चीज है जिसमें आपका सिबिल स्कोर कभी चेक नहीं किया जाता, उसमें सिर्फ आपका गोल्ड चेक किया जाता है। और गोल्ड लोन तभी आप ले पाओगे जब आपके पास गोल्ड होगा, ये चीज भी ध्यान में रखना। गोल्ड लोन में आपके गोल्ड को चेक किया जाता है, आपके सिबिल को कभी चेक नहीं किया जाता। और जब आप गोल्ड लोन लेके उसकी पूरी पेमेंट टाइम टू टाइम करते रहोगे तो इससे आपका सिबिल स्कोर बढ़ना शुरू हो जाएगा। और अगर आपको लगता है कि गोल्ड लोन लेने के बाद ही मैं एकदम से बड़े लोन के लिए अप्लाई कर दूं, होम लोन, कोई पर्सनल लोन या फिर कार लोन, तो नहीं मिलने वाला है। सीधी सीधी बात है, इसको पहले ध्यान से समझो कि मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ। तो गोल्ड लोन लेने के बाद जैसे आप टाइम टू टाइम पेमेंट करते रहोगे, आपके सिबिल स्कोर बढ़ने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने छोटे छोटे लोन अप्लाई करने हैं, जैसे कि मोबाइल फोन फाइनेंस करवा लिया, स्कूटर एक्टिवा फाइनेंस करवा ली। इससे क्या होगा, आपका पूरा एक रिकॉर्ड बनना शुरू हो जाएगा उसमें, और इससे आपका सिबिल स्कोर भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। सिबिल स्कोर चेक कैसे करना है फ्री में, वो भी मैं इस वीडियो में आगे बताता हूँ, पहले ये समझ लो। तो धीरे धीरे आपने छोटे से लेके बड़े बड़े लोन अप्लाई करना है। जब आपका पूरा एक हिस्ट्री बन जाए, एक अच्छा ट्रैक बन जाए, उसके बाद जाके आपने एक बड़े लोन के लिए अप्लाई करना है। अब सुनो ध्यान से, देखो किसी भी बैंकिंग की किताब में ये नहीं लिखा हुआ है कि अगर किसी का सिबिल खराब है या फिर उसके सिबिल में सेटलमेंट या फिर राइट ऑफ लिखा हुआ है उसको लोन नहीं देना। कहीं पे भी ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। बैंक आप जैसे लोगों को अगर लोन नहीं देंगे तो कमाएंगे कैसे, क्योंकि उनको अपने एम्प्लॉयज को सैलरी भी देनी है और उनको अपने ऑफिस का रेंट भी भरना है और भी बहुत सारी चीजें आपको लोन देके उन्होंने चलानी है। दोस्तों, अगर वीडियो यहाँ तक अच्छी लग रही हो तो यार इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और मेरा काम पसंद आ रहा है आपको तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ये आपके लिए तो फ्री है लेकिन इससे मेरी बहुत हेल्प होती है इस तरह की और वीडियोस बनाने के लिए। तो अब पता करते हैं कि अपने सिबिल को चेक कैसे किया जाए, वो भी फ्री में। देखो यार, मार्केट में बहुत सारी एप्लीकेशंस है जहाँ पे जाके आप अपने सिबिल्स को चेक कर सकते हो। कुछ आपको फ्री देखने को मिलेगी तो कुछ आपसे पैसे चार्ज करने को बोलेगी। होता क्या है, जब भी आप ऑनलाइन किसी अदर वेबसाइट से सिबिल चेक करते हो तो वो आपको एग्जैक्ट वो सिबिल नहीं दिखाता जो एक्चुअल में आपका है। जिस वेबसाइट के ऊपर हमारा सिबिल स्कोर की हिस्ट्री पूरी रिकॉर्ड होती है, जो हमारे सिबिल स्कोर की पूरी हिस्ट्री को मेंटेन करती है वेबसाइट, उसी पे जाके हम अपने सिबिल को चेक करेंगे, मतलब कि sibil.com पे। तो ये मैं आपको जाके डायरेक्ट लैपटॉप में दिखाता हूँ कि कैसे करना है। तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रहा हूँ, ये आप खुद
से भी जाके इस टाइप कर सकते हो। इसकी वेबसाइट है www.cibil.com। तो जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करोगे आप आ जाओगे इस वेबसाइट पे। इस वेबसाइट पे आके ही आपको यहाँ पे मिलेगा देखने को गेट फ्री सिबिल स्कोर एंड रिपोर्ट। इस पे आपने क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पे क्लिक करोगे आपको एक फॉर्म मिलेगा, जैसे नॉर्मली किसी वेबसाइट पे जाके हम अकाउंट बनाते हैं उसी तरह से आपको यहाँ पे अपना अकाउंट बना लेना है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आएगी। ईमेल पे आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है, पासवर्ड आपको डाल लेना है, फर्स्ट नेम आपका क्या है, जैसे मेरा नाम केशव है तो मैं केशव डाल देता हूँ, शर्मा लगता है तो शर्मा लगा लूँगा। तो आईडी टाइप पे आप पैन कार्ड सेलेक्ट कर सकते हो, पैन कार्ड नंबर डाल देना, जो पैन कार्ड पे डेट ऑफ बर्थ लगा है वो डाल देना, आपके शहर का पिन कोड आ जाएगा, साथ के साथ आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा। एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे एक OTP आपके मोबाइल नंबर पे भेज दिया जाएगा, उसके बाद वो आपको इसमें एंटर करना है। देन उसके बाद आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। अब जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो आपको यहाँ पे आपका सिबिल स्कोर दिखा दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे सिबिल स्कोर आ रहा है और अगर आप चाहो तो उसकी रिपोर्ट भी डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे देख रहे हो आप योर सिबिल रिपोर्ट। तो रिपोर्ट डाउनलोड करके मेरी सारी हिस्ट्री आ जाएगी, कितने कितने बैंकों से मेरे को कितने कितने के लोन मिले हुए हैं, कितने कितने मैंने लोन बंद कर दिए हैं, कैसे कैसे, वो सारी चीजें आ जाएगी। कई लोग मुझे ऐसे भी मिले हैं जो बोलते हैं कि यार हमने तो कोई लोन ले भी नहीं रखा था और ये हमारे सिबिल की रिपोर्ट में शो कर रहा है। मतलब वो लोन उस इंसान का है ही नहीं, ना ही उसने कभी लिया था और वो लोन उसके सिबिल की रिपोर्ट में शो कर रहा है। अब होता क्या दोस्तों, जब भी आप लोन लेते हो तो आपके सिबिल की रिपोर्ट में वो लोन नंबर शो करने लग जाता है जो उस बैंक ने आपको असाइन किया है, जो दिया है उस लोन नंबर, उसके आगे शो होता है एक्टिव, मतलब कि ये लोन आपका अभी चल रहा है, तो वो आपके सिबिल रिपोर्ट में दिख जाता है। अब इसको फिक्स कैसे करेंगे वो भी बिल्कुल फ्री में, वो मेथड भी मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से। देखो आपने करना क्या है, सबसे पहले इसी वेबसाइट पे दोबारा आ जाना cibil.com पे। यहाँ पे आपने एक कंप्लेन रेज करनी है, इसको बोलते हैं डिस्प्यूट रेज करना। वहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको डिस्प्यूट रेज करने का, उसमें आपने अपनी पूरी डिटेल लिख देनी है, आपका पैन कार्ड क्या है, आपको कौन सा लोन नंबर शो कर रहा है। और ध्यान रखना ये उस केस में भी आप यूज कर सकते हो जब आपने कोई लोन अपना लिया था और वो लोन अभी भी एक्टिव शो कर रहा है वहाँ पे और उस लोन को आपने पैसे भर के क्लोज कर दिया है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब होता है क्या दोस्तों, जब भी आप कोई नया लोन अप्लाई करते हो तो वो बैंक सबसे पहले आपकी सिबिल रिपोर्ट चेक करता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। तो जब भी आपके सिबिल रिपोर्ट में कोई लोन एक्टिव शो हो रहा होता है, चांसेस बढ़ जाते हैं आपके लोन को रिजेक्ट करने के। इससे होता है क्या, वो बोलते हैं कि यार ऑलरेडी इस बंदे का एक लोन चल रहा है, अब ये एक और लोन अप्लाई करने आया हुआ है, जबकि वो लोन आप भर चुके होते हो। उस केस में भी आप cibil.com पे जाके डिस्प्यूट रेज कर दो। वो cibil.com वाले उस बैंक से रिपोर्ट मांगेंगे कि भाई इस इंसान का ये लोन नंबर है और ये बोल रहा है कि ये लोन मैंने खत्म करके भर दिया है। या फिर अगर आपने कोई लोन लिया ही नहीं है उस केस में भी आप ये चीज करोगे कि ये वाला इंसान बोल रहा है कि भाई ये लोन उसका है ही नहीं है। इन दोनों ही सिनेरियो में आप ये प्रॉब्लम अपनी सॉल्व कर सकते हो। और दोस्तों ये बिल्कुल फ्री सर्विस है और अगर आप चाहते हो कि आपके बस की सारी चीजें नहीं है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, मेरी टीम आपके लिए करके दे देगी। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने आपके लिए कंसल्टिंग सर्विस शुरू करी है, जहाँ पे आप मेरे साथ लाइव बात कर सकते हो, अपने पूरे लोन की केस स्टडी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो, आप जिस भी लोन की प्रॉब्लम में फंसे हुए हो और वहाँ से कैसे बेस्ट तरीके से आप बाहर आ सकते हो ये डिस्कस कर सकते हो ऑनलाइन मेरे साथ। ये एक जूम कॉल होगी, तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके अपनी कॉल को बुक कर सकते हो मेरे साथ, और ये एक पेड सर्विस है। अब आता है हमारा चैप्टर नंबर 2 कि लोन के मामले में कोई इंसान ऐसी क्या गलतियां करता है कि जिसकी वजह से उसके घर पुलिस आ सकती है या उसे जेल जाना पड़ सकता है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा चेक बाउंस की। अब बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि यार हमने तो किसी ना कंपनी को चेक दिया है ना किसी इंसान को चेक दिया है तो हमारा चेक बाउंस होएगा ही नहीं। दोस्तों आप जी रहे हो टेक्नोलॉजी की दुनिया में। आज की डेट में बैंक बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, वो सारी धाराएं आपके ऊपर लग सकती है जो एक चेक बाउंस के ऊपर लगती है, वो मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में डिटेल में कैसे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप इस वीडियो को बिना स्किप करे देखें ताकि आपको एक एक चीज बैंकिंग की पता चले, कौन सी चीज कैसे काम करती है और किस चीज से क्या होता है। तो दोस्तों चेक बाउंस उस बला का नाम है जिसकी वजह से आपके घर में पुलिस आ सकती है। इसको बोलते हैं धारा 138 और इंग्लिश में बोलते हैं सेक्शन 138। अगर आप इसके बारे में डिटेल में जाना चाहते हो तो मेरी उस वीडियो में जरूर देखना, मैंने डिटेल में समझा रखा है कि चेक बाउंस का जन्म कैसे हुआ था, कैसे ये चीजें काम करती है और क्या क्या होता है। बाकी की जो वीडियो में मैंने नहीं बताई थी बातें वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसमें। तो छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ चेक बाउंस का। ये धारा 138 अंग्रेजों के टाइम पे बनाई गई थी 1881 में और इसका पूरा नाम है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। तो धारा 138 क्रिमिनल केस में भी आती है और सिविल केस में भी आती है। तो आपने बहुत बार सुना होगा कि यार चेक बाउंस हो गया या फिर चेक मत देना, चेक बाउंस हो जाएगा। दोस्तों जब एक इंसान किसी दूसरे इंसान को पेमेंट के रूप में चेक देता है, मतलब अपनी पेमेंट चेक के रूप में करता है, वो हो सकता है किसी कंपनी को दे रहा हो, किसी इंसान को दे रहा हो और वो चेक जाके बैंक में रिजेक्ट हो जाता है किसी कारण की वजह से,
उसको बोलते हैं चेक बाउंस हो जाना। दोस्तों चेक बाउंस के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि आपके अकाउंट में पैसे ही नहीं थे, या फिर उसमें गलत साइन कर रखे थे, गलत डेट डाल रखी थी, या फिर आपने वो चेक बैंक या फिर नेट बैंकिंग से स्टॉप करवा दिया था, या आपका बैंक अकाउंट फ्रीज था। बहुत सारे कारणों की वजह से चेक बाउंस हो जाते हैं। तो ये धारा 138 उस इंसान को कानूनी कार्रवाई करने का हक देती है उस इंसान के खिलाफ जिसका चेक बाउंस हुआ है। तो अगर आप मेरी तरह 90s में बॉर्न हुए हो तो आपको पता होगा कि पहले क्या होता था कि जब आप लोन लेते थे तो बैंक को उतने चेक देने पड़ते थे, तो बैंक उस चेक को लगा के अमाउंट भर के अपनी किस्त काट लिया करता था उस बैंक से। लेकिन टाइम के साथ साथ टेक्नोलॉजी भी चेंज हुई, जिससे बैंक की बहुत सारी चीजें ऑनलाइन हो गई थी। और फिर साल 2007 में जन्म हुआ था ECS का। ECS की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसके आने से हुई थी वो चेक देने का काम ही खत्म हो गया था बैंकों में। तो अगर आज की डेट में अगर आप किसी से लोन लोगे, चाहे वो बैंक से लो या फिर ऑनलाइन किसी एप्लीकेशन से लो, तो बैंक वाले तो अक्सर आपसे ECS के फॉर्म पे साइन करवा लेंगे। अगर आप ऑनलाइन लेते हो किसी ऐप से तो वहां पे आपको एक एग्रीमेंट दिखाया जाएगा जिसपे आपको टिक करना होगा आई एग्री, और उस एग्री के बटन पे क्लिक करना होता है। इससे क्या होता है कि आप उसे परमिशन दे रहे हो कि भाई मेरे इस बैंक अकाउंट से आप हर महीने की इस तारीख को इतनी किस्त के पैसे काट सकते हो। तो यहाँ पे एक चीज और आती है जिसको कहते हैं NACH, NACH। इसका मतलब होता है नेशनल ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस। अगर मैं इसे डिटेल में समझाने लगा तो बाकी की चीजें आपको समझ ही नहीं आएगी और आप कंफ्यूज हो जाओगे। बस इतना समझ लो कि ECS को ही ज्यादा फास्ट और एक्स्ट्रा फीचर देके उसका नाम बदलकर NACH रख दिया है। तो दोनों एक ही चीज है, NACH और ECS, भूलना मत। तो ऐसे ही 1881 में जब चेक का जन्म हुआ था तो उसके लिए एक कानून बनाया गया था, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। और इसी तरह से साल 2007 में भी जब ECS का जन्म हुआ था तो इसके लिए भी एक कानून बनाया गया था जिसे कहते हैं पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 सेक्शन 25। अब आप एक चीज यहाँ पे ये समझो कि चेक बाउंस और ECS बाउंस दोनों भाई भाई है। तो मतलब कि अगर जैसे चेक बाउंस पे कार्रवाई होती है, कानूनी कार्रवाई की जाती है उस इंसान के खिलाफ जिसका चेक बाउंस होता है, इसी तरह की कानूनी कार्रवाई आपको ECS बाउंस में भी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों अगर आपके पास भी लीगल नोटिस आया ECS बाउंस हो जाने का, तो इसमें भी आपको चेक बाउंस की तरह जमानत करवाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये भी चेक बाउंस की तरह सिविल में भी आता है और क्रिमिनल केस में भी आता है। अब क्योंकि दोनों भाई भाई है तो दोनों में सजा और जुर्माना भी सेम होता है। इसमें भी आपको 2 गुना जुर्माना देना पड़ सकता है और 2 साल की सजा हो सकती है। अब क्योंकि दोनों भाई भाई है तो इसमें भी आपको जमानत सेम डे मिल जाती है और दोनों जमानती अपराध है जिनको हम इंग्लिश में बोलते हैं बेलेबल ऑफेंस है। कई केसेस में क्या होता है कि रिकवरी वाले होते हैं वो आपको फेक नोटिस एडिट कर करके भेज देते हैं डराने धमकाने के लिए ताकि आप उनके पैसे दे दो। लेकिन सोचो कि अगर आपके ऊपर सच में लीगल केस हो रखा है तो आपको पता कैसे चलेगा? इसका आंसर है टेक्नोलॉजी के पास। तो आपने अपने स्मार्टफोन में एक ई-कोर्ट एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है और इंडिया में जितने भी लाइव केसेस चल रहे हैं उन सारी चीजों की डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी, क्योंकि हमारे इंडिया के सारे कोर्ट अब ऑनलाइन हो चुके हैं। आपने वहाँ पे अपनी डिटेल डालनी है और वहाँ पे आपको डिटेल के साथ उस जज का नाम भी मिल जाएगा जिसके पास आपका केस रजिस्टर हुआ है। और यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी जहाँ पे सिखाया गया है कि ई-कोर्ट कैसे यूज करना है। अब एक चीज और इम्पोर्टेंट है, ध्यान से समझना, चेक बाउंस की मैं बात कर रहा हूँ, ECS की बात नहीं कर रहा हूँ। आपने किसी को चेक दिया, आप मेरी तरह दिल्ली में रहते हो और आपने किसी को चेक दिया और वो चेक लेके गया वो इंसान मुंबई में उसने किसी बैंक के अंदर वो चेक लगाया और वो चेक हो गया बाउंस। अब वो इंसान जब आपके अगेंस्ट चेक बाउंस का केस करेगा, चेक बाउंस की धारा 138 यही कहती है कि जहाँ पे भी आपका चेक बाउंस हुआ है जिस भी बैंक में, और वो बैंक जिस भी कोर्ट के अंडर आता होगा उसी कोर्ट में आपका चेक बाउंस का केस चलेगा और बाद में आप इस केस को अपने वहाँ पे ट्रांसफर नहीं करवा सकते। आई होप कि चीज आपको क्लियर होगी। तो ध्यान रखना, इसलिए बोलते हैं कि कभी भी हमेशा किसी को चेक नहीं देना चाहिए जल्दी से। अब बहुत सी जगह पे देखा गया है जब आप किसी लोन के बदले में किसी बैंक को चेक देते हो, सिक्योरिटी चेक जब लोन लेते हो किसी बैंक से, तो जब आप उस लोन को नहीं चुका पाते हो तो वो रिकवरी वाले क्या करते हैं या वो बैंक क्या करता है, आपके उस चेक को आपसे कोसों कम से कम 1000 किलोमीटर दूर ही वो बाउंस करवाते हैं ताकि आपको परेशानी हो और आप परेशान होकर इनका पैसा लौटा दो। ये भी बहुत बड़ी चीज देखी गई है, जब आप बदले में चेक दे देते हो किसी बैंक को या NBFC कंपनी को तो वो ऐसे मिसयूज करते हैं आपसे लोन रिकवरी के टाइम पे। तो अगर आपने किसी को दिया है तो इस चीज के लिए हमेशा तैयार रहना कि ऐसी चीज हो सकती है आपके साथ। तो अब तक आपको पता चल चुका है कि धारा 138 चेक बाउंस होता है, उससे मुझसे मिलता जुलता ECS बाउंस भी होता है और दोनों में जमानत करवानी पड़ती है आपको। तो पूरा प्रोसेस में आपको समझाने लग रहा हूँ कि जमानत कैसे करवाते हैं, क्योंकि बहुत कम लोगों को पता होता है कि यार इस चीज में अगर जमानत करवानी है तो कैसे करवानी है। इस चीज के बारे में भी हम डिटेल में बात करते हैं। देखो, कोर्ट जाके जमानत करवानी पड़ती है, ये चीज तो आपको पता ही होगा, और ये आपका कानूनी अधिकार है जिसमें आपको एक वकील को हायर करना पड़ता है, मतलब एक वकील करना पड़ता है आपको जमानत करवाने के लिए। अब बहुत से लोग ना यहाँ पे एक सवाल सोच रहे होंगे कि यार वो वकील फीस कितनी लेगा अगर जमानत करवानी है हमने किसी केस की। देखो, सबसे पहले तो एक चीज को समझो कि मैं रहता हूँ दिल्ली में और मुझे जाना है आगरा, तो भाई अगर मैं ऑल्टो को अगर लेके जाता हूँ कम तेल पिएगी लेकिन मुझे पहुंचा देगी। वहीं अगर मैं फॉर्च्यूनर को लेके जाता हूँ तो वो ज्यादा तेल पिएगी और मुझे पहुंचा भी देगी।
जाएगी। तो इसी तरह से वकील के एक सिनेरियो में भी होता है कि अगर आप सस्ता वकील करते हो तब भी आपका काम कर देगा सस्ते पैसों में, अगर आप महंगा वकील करते हो तो वो ज्यादा पैसे चार्ज करेगा आपसे। दूसरा पॉइंट ये है कि जहाँ पर अब आप रहते हो वहाँ का आपको एक बंदा चाहिए होगा जो आपकी जमानत देगा, जिसे हम कहते हैं जमानती। अब उसके नाम पे एक कार होनी चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, और गाड़ी की आरसी पे उसका नाम चढ़ा होना चाहिए, और उसके ब्याह पे आपकी जमानत हो जाएगी। किसी किसी स्टेट में क्या होता है कि कई कई जगह पर वहाँ के कोर्ट बोलते हैं कि भाई हम गाड़ी वगैरह के ब्याह पे जमानत नहीं देते, आप एक श्योरिटी बॉन्ड लेकर आओ 25 से 30 हजार रुपए का। इसे डिटेल में समझाता हूँ मैं आपको क्या होता है। आप जहाँ पे भी रहते हो वहाँ का कोई इंसान, उसके नाम पर आपको एक बैंक में एफडी करवा देनी है 25-30 हजार रुपए की, और बैंक से उसका श्योरिटी बॉन्ड बनवा लेना है। वो बॉन्ड जमा करवा देना आपने कोर्ट में आके, और उसके बाद आपकी जमानत हो जाएगी। तो जब आपका केस खत्म हो जाएगा, रफा दफा हो जाएगा, उसके बाद आपका वो श्योरिटी बॉन्ड आपको वापस दे दिया जाएगा, जिसके बाद आप उसे सॉल्व करवा के वो बैंक से पैसे निकलवा सकते हो। अब ध्यान से समझना जो चीज मैं आपको समझाने वाला हूँ, अगर ये गलती आपने करी तो शायद आपके घर पुलिस आ सकती है और आपको पकड़ कर भी ले जा सकती है, और बहुत बुरे हालात की मैं बात करूँ तो शायद आपको 14 दिन की जेल में भी जाना पड़ सकता है अगर आपने ये गलती करी। तो दोनों भाई भाई की मैं बात करने वाला हूँ। अब होता क्या है कि बहुत बार जब किसी के पास चेक बाउंस का नोटिस आता है, सम्मन आते हैं जिसे बोलते हैं, या फिर ईसीएस बाउंस का भी आ गया नोटिस या सम्मन जब आपके पास, तो बहुत से लोगों से अनदेखा कर देते हैं या फिर बहुत से लोगों से इग्नोर कर देते हैं। हो सकता है कि वो शायद उस इंसान को ये भी लगता होगा कि यार ये बैंक की रिकवरी टीम वालों ने शायद एडिट करके भेज दिया है, तो वो मैंने आपको बता दिया कि आप उसे कैसे चेक कर सकते हो कि नकली है या फिर असली है। तो होता क्या है, जब आप इस चीज को अनदेखा करते हो और इग्नोर करते हो तो सबसे पहले आपकी कोर्ट में पेशी होती है, क्योंकि अब आपने इसे इग्नोर किया है तो आप उसमें जाते नहीं हो। तो जब आप फर्स्ट बारी कोर्ट को इग्नोर कर दोगे, जब आप कोर्ट में नहीं जाओगे, तो आपके खिलाफ कोर्ट से बेलेबल वारंट इशू हो जाएगा। उसके बाद अगर आप दूसरी बार भी नहीं जाते हो तो नेक्स्ट टाइम आपका नॉन बेलेबल वारंट इशू हो जाएगा, और जब आप तीसरी बारी कोर्ट को मिस करोगे, इग्नोर करोगे, तो कोर्ट आपको पीओ घोषित कर देगा। पीओ का मतलब होता है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, मतलब हिंदी भाषा में इसे बोलते हैं भगोड़ा। इसके बाद आपके खिलाफ पुलिस में एफआईआर कंप्लेन भी रजिस्टर होगी, और पुलिस आपको उठा के भी ले जाएगी, और हो सकता है कि आपको 14 दिन की जेल में भी रखे, उसी स्टेट की जेल में रखेगी जहां पर आपके खिलाफ चेक बाउंस का केस चल रहा है। चेक बाउंस में हमेशा इन चीजों का ध्यान रखना है, आपको इसे इग्नोर नहीं करना है। मैं इसे डिटेल में इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में ये चीज हमेशा के लिए बैठ जाए। अब एक चीज और समझाता हूँ यहाँ पे, बड़ी इंटरेस्टिंग है। होता क्या है कि हम बहुत बारी सोचते हैं, स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं, और आपने देखा भी होगा कई बार लोग बोलते हैं कि यार अभी तो मैं उस बंदे को चेक दे देता हूँ, बाद में अपनी नेट बैंकिंग से उसे स्टॉप करवा दूंगा, और आपने बैंक से या अपनी नेट बैंकिंग से ऑनलाइन जाके उस चेक को स्टॉप कर दिया, तो जाहिर सी बात है वो चेक बाउंस ही होएगा। इस चीज में आप सामने वाले को सीधा सीधा उसके हाथ में अपने खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की पूरी चाबी दे रहे हो कि वो आपके खिलाफ दफा 420 और 406 मतलब कि धोखाधड़ी और विश्वासघात का क्रिमिनल केस रजिस्टर करवा सकता है। तो पहले तो चेक बाउंस हो रहा था, धारा 138 ही लगने वाली थी, अब आपके खिलाफ 2 धाराएं और जुड़ गई। क्या हुआ कि आपने अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मार ली। और ऐसे ही आपने ईसीएस बाउंस के केस में भी ध्यान रखना है इस चीज का। क्या होता है कि बहुत बार होता है कि लोगों के पास पैसे नहीं होते और उनकी किसी लोन चल रहा होता है उनके बैंक अकाउंट से, और वो ईसीएस लगता रहता है, जिस वजह से वो ईसीएस बाउंस होता रहता है, बिकॉज आपने ये परमिशन दी है उस सामने वाले बैंक को कि भाई इस तरीक को हमारे अकाउंट से पैसे काट लेना। हालांकि आप अभी उस हालात में नहीं हो कि जिसमें आप पैसे दे सको। बहुत बार देखा गया है कि लोग बैंक जाके उस ईसीएस को स्टॉप करवा देते हैं या उस ईसीएस को कैंसिल करवा देते हैं, या फिर वो बैंक अकाउंट ही बंद करवाने के लिए चले जाते हैं। इस केस में भी आपके साथ सेम वही चीज हो सकती है। धारा 420 और 406 धोखाधड़ी और विश्वासघात का आपके अगेंस्ट क्रिमिनल केस हो सकता है, जो बैंक सीधा सीधा आपके खिलाफ कर सकता है। तो ये चीज आपने गलती कभी नहीं करनी है अपनी लाइफ में। तो दोस्तों अगर वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करना, ताकि ये वीडियो बहुत सारे लोगों तक पहुंच सके आपके लाइक की वजह से, और ज्यादा से ज्यादा लोग बैंकिंग की इस जानकारी को पा सके। काम पसंद आ रहा है आपको तो प्लीज सब्सक्राइब वाला बटन जरूर दबाना यार। तो अब आता है हमारा चैप्टर नंबर 3। देखो एक चीज समझो, पूरी दुनिया में सिर्फ 2 ही तरह के लोन होते हैं, एक होता है अनसिक्योर लोन और दूसरा होता है सिक्योर लोन। पहले बात करते हैं सिक्योर लोन के बारे में। तो ये वो लोन होते हैं जिसमें आप कोई चीज बैंक के पास गिरवी रखते हो सकता है आपका होम लोन हो सकता है कार लोन हो, बहुत सारी चीजें आ जाती है इसमें, बहुत तरह के लोन आ जाते हैं इसमें। और आसान भाषा हिंदी में बोलूं तो इसको बोलते हैं सुरक्षित लोन, बिकॉज नाम से ही पता चल रहा है कि बैंक के पास कोई चीज गिरवी पड़ी है जिसे तब वो बेच सकता है जब आप उसका लोन नहीं चुका रहे हो। इसके बाद वो आपका सिबिल
सिविल भी खराब कर देता है। इसीलिए इसको बोलते हैं सिक्योर लोन, मतलब कि बैंक का पैसा डूबने का चांस बहुत कम है। अब बात करते हैं दूसरे टाइप के लोन की, जिसका नाम है अनसिक्योर लोन, और हिंदी में बोलते हैं इसको असुरक्षित लोन। इसमें बैंक का पैसा डूबने का चांस ज्यादा रहता है, क्योंकि इस लोन की कैटेगरी में आप किसी भी तरह का कोई चीज बैंक को गिरवी नहीं देते हो। इसमें आते हैं आपके क्रेडिट कार्ड में आप कोई भी चीज बैंक को गिरवी नहीं दे रहे हो। पर्सनल लोन हो गया, एजुकेशन लोन हो गया, बहुत तरह के लोन्स इसमें भी आ जाते हैं। अब देखो, मैं आपको वो चीजें बताने जा रहा हूँ कि कौन से लोन में आपके ऊपर कौन कौन सी कानूनी कार्रवाई हो सकती है, तो इसको मैं आपको डिटेल में समझाना चाहता हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ सके चीजें। अब बात करते हैं सिक्योर लोन की, मतलब सुरक्षित लोन की। क्या कानूनी कार्रवाई होती है जब आप बैंक का पैसा नहीं चुका पाते हो? अब इसे बड़े ध्यान से समझना। जब भी आप कोई होम लोन, फैक्ट्री लोन, कोई बिल्डिंग का लोन, जमीन का लोन, किसी भी प्रॉपर्टी का लोन बैंक से लेते हो, तो उस टाइम पे लोन लेते वक्त आप उनके पेपर पे साइन करते हो, जिसमें बहुत सारी टर्म एंड कंडीशंस लिखी होती है। अब वो आप पढ़ते तो हो नहीं हो, और उसमें एक टर्म एंड कंडीशंस ये भी होती है कि अगर आप इस लोन को नहीं चुका पाए तो आपकी ये प्रॉपर्टी को बैंक नीलाम कर देगा, बेच देगा और अपने पैसों को वसूल कर लेगा। बहुत सारी टर्म एंड कंडीशंस और भी लिखी रहती हैं, लेकिन ये परमिशन आप बैंक को साइन करके दे देते हो। पहले ये जानते हैं कि जब आप ईएमआई नहीं भर पाते तो स्टेप बाय स्टेप आपके साथ क्या क्या चीजें होती है, और वैसे इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको आगे बताता हूँ, लेकिन पहले ही चीजें जान लेते हैं क्या क्या कानूनी कार्रवाई होती है, उसके बाद मैं आपको सॉल्यूशन भी बताऊंगा। सिक्योर लोन आप समझ चुके हो, जो हम होम लोन, कार लोन, गाड़ी लोन, ये सारे सिक्योर लोन में आते हैं। देखो, जब आप पहली बार अपने लोन की ईएमआई मिस करते हो तो आपको बैंक की तरफ से कॉल आने लग जाता है। साथ के साथ बैंक आपके लोन को डाल देता है SMA1 में, मतलब होता है स्पेशल मेंशन अकाउंट 1। तो इसका मतलब होता है कि बैंक अब आपके लोन के ऊपर निगरानी रख रहा है। उसको डाउट होने लग जाएगा कि भाई अब इसको ध्यान में रखना है, इस बंदे की ईएमआई टाइम पर आ रही है, नहीं आ रही है, फोन उठा रहा है, नहीं उठा रहा है। इसके साथ ही अगर आप पहले महीने की ईएमआई भी नहीं भरते हो और अब आ जाता है दूसरा महीना, अब दूसरे महीने भी आपने ईएमआई नहीं भरी, पहले मंथ जब आप ईएमआई मिस करोगे तो कॉल्स आएगी, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं आएगी। दूसरे महीने आपको कॉल ज्यादा आने लग जाएगी। साथ के साथ आपका लोन चला जाएगा SMA2 में, मतलब कि स्पेशल मेंशन अकाउंट 2 में। इसके अलावा बैंक आपको एक नोटिस जारी करेगा, जिसे कहते हैं हम रिकॉल नोटिस। इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं और इसको ध्यान से समझना, क्योंकि ये चीज आपके क्रेडिट कार्ड के केस में भी रिपीट होगी, पर्सनल लोन में भी रिपीट होगी। मैं तो कहता हूँ सारे लोन्स में ये चीज रिपीट होती है, इसलिए इसे अच्छे से समझ लेना। रिकॉल नोटिस का मतलब होता है कि बैंक आपको कानूनी कार्रवाई करने की धमकी दे रहा है कि भाई अब तक हमने आपको जितने भी पैसे दिए, हमारे पैसे आपके पास जितने भी पेंडिंग बचे हुए हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, आपने 10 सालों के लिए कोई लोन लिया, अब उसे आपने 1 साल तक भर दिया अच्छे से। अब जब आपने 10 सालों में से 1 साल का लोन भर दिया तो आपका रह गया 9 सालों का लोन। तो बैंक कह रहा है कि भाई 9 सालों का हमारा जितना भी पैसा आपके पास खड़ा है, जितना भी पैसा आपके पास पेंडिंग है, ब्याज, पेनल्टी, जुर्माना, जीएसटी, जितना भी मिला के एक एक पाई, वो हमें सूद समेत वापस दे दो, नहीं तो हम आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। इस नोटिस का मतलब ये होता है। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली ये है कि अगर तो आपने किसी बड़े बैंक से लोन ले रखा है, होम लोन ले रखा है अपना, तो क्या होगा, वो आपको कॉल करेगा और नोटिस इशू करेगा। वहीं अगर आपने किसी छोटी मोटी कंपनी, NBFC कंपनी से लोन ले रखा है और आपने दूसरे महीने की EMI मिस कर दी है और आप उनका फोन नहीं उठा रहे हो, तो उस केस में वो NBFC कंपनीज आपके घर पे एजेंट भेजना शुरू कर देते हैं। अब मान के चलते हैं कि आपने दूसरे महीने की भी EMI नहीं भरी, अब आ जाता है हमारा फाइनल मंथ, तीसरा महीना। तीसरा मंथ बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर किसी लोन में। समझते हैं कैसे। अब बैंक आपके लोन को उठा के डाल देगा NPA में। NPA का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ऐसा पैसा जो बैंक के लिए अब किसी भी तरह से फायदेमंद नहीं है। साथ के साथ बैंक की तरफ से आपको ज्यादा कॉलें आने लग जाएगी, हो सकता है कि शायद आपके घर पे एजेंट भी आ जाए। अगर कॉल उठा रहे हो आप तो एजेंट नहीं आएंगे, बट अब आपका लोन NPA हो चुका है। तीसरे महीने से शुरू होती है कानूनी कार्रवाई बैंक की तरफ से। अब देखो, होम लोन के केस में क्या होता है, एक लॉ बनाया गया, एक कानून बनाया गया जिसे कहते हैं सरफेसी एक्ट 2002। इसको समझते हैं डिटेल में। ये होम लोन में अप्लाई होता है, ध्यान में रखना, कार लोन में कोई और होता है। अब सरफेसी एक्ट क्या कहता है और ये चीज है क्या। सबसे पहले तो इस कानून को 2002 में बनाया गया था। इससे पहले क्या होता था, जब कोई इंसान लोन लेता था बैंक से और वो उसका पैसा नहीं चुका पाता था, तो बैंक उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करता था, कोर्ट में जाके केस करता था। अब ऑलरेडी हमारे जो कोर्ट है वहाँ पे लाखों केस पेंडिंग पड़े हुए हैं, आपको भी पता है, बैंक को भी पता है, पूरी दुनिया को पता है। तो वो केस वहाँ पे फंस कर रह जाता था और बैंक का पैसा फंसा का फंसा रह जाता था सालों साल तक। तो 2002 में भारत की सरकार ने इस कानून को बनाया जिसे कहते हैं सरफेसी एक्ट। अब ये तब लागू होता है जब आप होम लोन में लगातार 3 महीने की किस्त या EMI नहीं भर पाते हो, उसके बाद बैंक अपनी कानूनी कार्रवाई करके इसे अप्लाई करता है। अब ये बनाया क्यों गया था, ताकि बैंक का पैसा सालों साल ना फंसा रहे, बैंक कोर्ट में ना आए, किसी भी तरह की कोर्ट कचहरी के चक्करों में ना पड़े और उस प्रॉपर्टी को, उस घर को बेच के अपना पैसा खुद से वसूल कर ले। तो कानून ने बैंक को ये अधिकार दे दिया था। अब
सरफेसी एक्ट के अकॉर्डिंग आपको चौथे महीने में स्टार्टिंग में एक नोटिस आएगा बैंक की तरफ से, जिसे कहते हैं सरफेसी एक्ट 13(2) का नोटिस, मतलब सरफेसी एक्ट 13(2) का नोटिस। धारा 13 है, उसका क्लॉज है 2, उसका नोटिस आपके पास आएगा, जिसमें बैंक आपको 2 महीने यानी कि 60 दिन का टाइम देगा कि या तो उसके आप सारे पैसे वगैरह सब भर दो और अपना घर छुड़वा लो, या फिर बैंक आपकी इस प्रॉपर्टी को नीलाम करने जा रहा है। तो पहले 3 महीने तक हमारा एनपीए हुआ था लोन, अब 2 महीने का टाइम बैंक ने और दे दिया, यानी कि 60 दिन का टाइम बैंक ने और दे दिया, टोटल हो गए 5 महीने। अब क्या होता है, अगर आप बैंक का पैसा नहीं भर पाते हो तो अब भेजता है बैंक उन 60 दिनों के बाद 13(4) का नोटिस। 13 और उसका क्लॉज 4 के अकॉर्डिंग सरफेसी एक्ट का नोटिस आपके पास नोटिस आएगा, उसमें लिखा होगा ऊपर सरफेसी एक्ट 2002। इस नोटिस के तहत आपको 1 महीने का टाइम और दिया जाएगा, मतलब कि 30 दिन का टाइम आपको और दिया जाएगा। पहले वो 5 महीने और 1 महीना और जोड़ दिया, टोटल हो गए हमारे पास 6 महीने। सरफेसी एक्ट में 6 महीने आपको मिलते हैं। अब 13(4) के नोटिस के बाद भी आपने पैसा नहीं दिया बैंक का, अब क्या करता है बैंक, आपके घर की एक वैल्यू डिसाइड करता है। बैंक यहाँ पे ये देखता है कि भाई उसका कितना पैसा फंसा हुआ है। फॉर सपोज आपका 1 करोड़ का घर था और उसकी मार्केट वैल्यू अब बेशक 1.5 करोड़ हो, लेकिन बैंक का पैसा जो फंसा हुआ है वो 80 लाख रुपए फंसा हुआ है, तो बैंक उसको 80 लाख रुपए में बेच देगा। बैंक को इससे कोई मतलब नहीं है कि उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, बेशक आपके घर की मार्केट वैल्यू अब 1.5 करोड़ हो। इसका सोल्यूशन क्या है वो भी मैं आपको आगे बताता हूँ। जब बैंक उस घर की वैल्यू डिसाइड कर लेगा तो उसकी एक एड निकालेगा लोकल न्यूज़पेपर में, एक डेट फिक्स कर देगा कि भाई इस डेट को हम इस घर की नीलामी करने वाले हैं। अब देखो ये जो ऑक्शन होता है इसको बोली भी कहते हैं या फिर नीलामी भी कह सकते हो, तो ये बैंक पर डिपेंड करता है, इससे वो नीलामी को ऑनलाइन करे या ऑफलाइन करे, उसकी मर्जी है। अब बैंक उसी के साथ साथ क्या करता है, आपसे सिंबॉलिक पोजेशन ले लेता है अपनी प्रॉपर्टी की, मतलब जो कागजों में हक है उस प्रॉपर्टी का, मालिकाना हक है, वो बैंक अपने पास ले लेता है। क्योंकि ऑलरेडी अगर घर जो ले रखा है आपने उसके पेपर तो ऑलरेडी बैंक के पास पड़े ही हैं, तो वो मालिकाना हक अपने नाम ट्रांसफर करवा लेता है बैंक उस टाइम पे, उसको बोलते हैं सिंबॉलिक पोजेशन ले लेना। अब देखो कागजों में तो मालिकाना हक बैंक ने ले लिया, अब फिजिकली मतलब कि घर पर आके तो मालिकाना हक उसने लिया नहीं है, घर में तो आप अभी भी आप ही रह रहे हो। इस चीज में अब बैंक क्या करता है, आपके जो लोकल एरिया में डिप्यूटी कलेक्टर या डीसी होते हैं, कहीं कहीं जगह में डीएम बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कई जगह कलेक्टर बोलते हैं, कई जगह डीसी बोलते हैं, बहुत सारे नाम से ये शख्स जाना जाता है, ये ऑफिसर होता है। तो वो बैंक अब आपके जो एरिया में डीसी है उसके पास जाएगा कि भाई इस घर का कब्जा मैंने लेना है, आप मुझे परमिशन दो इस चीज। इसके बाद क्या होगा, डीएम ऑफिस से आपके पास एक नोटिस आएगा जिसमें आपको 15 दिन का टाइम दिया जाएगा। उस नोटिस में आपको साफ साफ ये लिखा जाएगा कि भाई ये वाला नोटिस आपको इसलिए भेजा जा रहा है कि बैंक को आपके घर का पूरा कब्जा देने हम आ रहे हैं 15 दिन बाद। वैसे 14 दिन का टाइम पीरियड होता है, 14 से 15 दिन बाद वो आ जाते हैं। बैंक वालों के साथ पुलिस आती है और इसमें सीधा ऑर्डर होते हैं, जो भी इस कार्रवाई में दखल अंदाजी करेगा उसके खिलाफ डायरेक्ट FIR दर्ज होने के ऑर्डर होते हैं। ये कानून का पार्ट है, कानून में लिखा हुआ है कि जब भी कोई कब्जा दिलाने पुलिस आती है तो उसमें कोई भी दखल अंदाजी करता है तो उसके खिलाफ डायरेक्ट FIR करने का ऑर्डर होता है। बैंक वहां पर आएगा और आपका पूरा घर को सील करके पुलिस वालों के साथ चला जाएगा। अब उसका पूरा कब्जा बैंक के पास आता है, कागजों में भी और फिजिकली दोनों तरीके से अब बैंक ने आपके घर पर कब्जा कर लिया है। ये सारी कार्रवाई होती है होम लोन के अंदर। कुछ पॉइंट है जो आपको मैं बताना चाहता हूँ। पहला पॉइंट तो ये है कि सरफेसी एक्ट कोई 50,000 या 1 लाख वाली प्रॉपर्टी पे अप्लाई कभी नहीं होता, ये हमेशा होम लोन के ऊपर ही अप्लाई होता है। और आपको पता है कि घर की कीमत क्या होती है, तो कभी भी अगर आपने मोबाइल लिया है कुछ और चीज ली है तो उस पर कभी मत सोचना कि सरफेसी एक्ट लागू हो जाएगा। दूसरा पॉइंट ये है कि जब भी आपका NPA होएगा उससे पहले कोई भी बैंक आपकी प्रॉपर्टी पे सरफेसी एक्ट लागू नहीं कर सकता। NPA होने के बाद ही कानूनी कार्रवाई शुरू होती है असल में। इसके अलावा ये सॉल्यूशन भी है, NPA होने से पहले आप बैंक के पास जाओ, उनसे रिक्वेस्ट कर लो, ब्रांच मैनेजर या ब्रांच हेड से मिलो, मैनेजर से मिलो, उन्हें बोलो कि सर आप मेरे इस लोन को रिस्ट्रक्चर कर दीजिए प्लीज। रिस्ट्रक्चर का मतलब आसान भाषा में ये होता है, सपोज करो कि एक बिल्डिंग है उसको तोड़कर एक दोबारा से नई बिल्डिंग खड़ी कर दी है, उससे क्या होगा कि आपका लोन जो 10 सालों का है आप उसे 15 सालों का करवा लेना, जिससे आपकी EMI छोटी बनेगी। EMI छोटी होने से एक फायदा होगा कि आप उस लोन को भरने लायक बन सकते हो, लेकिन इसका नुकसान ये होगा कि आपको वो लोन महंगा पड़ेगा क्योंकि उसका ब्याज जो इंटरेस्ट है वो बढ़ जाएगा। तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हो बैंक को, फोर्स नहीं कर सकते हो, ये आपका कोई अधिकार नहीं है, सिर्फ आप इसमें रिक्वेस्ट कर सकते हो। बैंक में डिपेंड करेगा कि वो उसे करेगा या नहीं करेगा। और हाँ, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जो भी रिक्वेस्ट देने जा रही हो उसे लिखित में देना, क्योंकि मुंह जुबानी आप वहां जाके बोल दोगे तो भाई आप बैंक है, कोई सुनवाई आपकी नहीं होने वाली। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। आप या तो बैंक को मेल डालो, उस बैंक के हेड को, उसके जनरल मैनेजर को, एक मेल डालो, CC में ब्रांच हेड को रखो
प्रॉपर तरीके से, या आप एक रिटर्न में एप्लीकेशन देकर आओ बैंक के पास। वहाँ पे रिटर्न में जब आप दोगे तो आपका सबूत रहेगा कि भाई आपने यहाँ पे रिक्वेस्ट करी थी। ऐसे तो कोई भी इंसान बैंक का है वो मुकर जाएगा या उसका कल को ट्रांसफर हो जाए और आपका केस यहाँ पे और ज्यादा बड़ा हो जाए। तो ध्यान रखना, जब भी कोई कानूनी कार्रवाई होती है, कोई बड़े लेवल पे आप कर रहे हो, तो हमेशा ही रिटर्न में, लिखित में विश्वास करो। सारी चीजें अगर क्लियर होगी, अब चलते हैं आगे। अब देखो इसमें क्या होता है, होम लोन में अगर आप 25% का लोन भर चुके हो, आपका लोन 10 लाख रुपए का है और आपने उसमें 2.5 लाख रुपए से ज्यादा की पेमेंट कर दी है, मतलब आपने अपने लोन का 2.5 लाख रुपए से ज्यादा का कर्जा उतार दिया है, तो आप एक कोर्ट में जा सकते हो जिसे कहते हैं DRT कोर्ट। ये भी एक कोर्ट होता है, वहां पे भी जज साहब बैठते हैं और वहां पे भी आप अपनी एप्लीकेशन डाल सकते हो, जिससे आप अपना बचाव कर सकते हो कानूनी रूप से। अब एक चीज और याद रखना, मान के चलते हैं कि आपका सपोज 1 करोड़ रुपए का लोन था, होम लोन की मैं बात कर रहा हूँ, आपने 1 करोड़ का लोन लिया था, जिसमें आपने 80 लाख रुपए का लोन भर दिया। अब जब आपका 20% से कम पैसा रह गया तो आपके ऊपर सरफेसी एक्ट लागू ही नहीं होता है। अगर आप कोई किसान और खेती संबंधी से आपने कोई जमीन पे लोन ले रखा है, खेती बाड़ी का लोन ले रखा है, उस पे भी सरफेसी एक्ट कभी लागू नहीं होता है। इसके अलावा अगर आपने प्रॉपर्टी को लीज पे दे रखा है, फॉर सपोज आपने बैंक से लोन ले रखा है, होम लोन ले रखा है या कारखाने फैक्ट्री का लोन ले रखा है, और उस प्रॉपर्टी का आपने रेंट एग्रीमेंट करा के किसी को रेंट पे दे रखी है, प्रॉपर्टी लीज पे दे रखी है, तो भी इस केस में आपके ऊपर सरफेसी एक्ट लागू नहीं होता। इस केस में सीधा सीधा बैंक का पैसा फंस जाता है, क्योंकि जब तक वो रेंट एग्रीमेंट खत्म नहीं होता बैंक अपना सरफेसी एक्ट उस पे लागू नहीं कर सकता है। इस केस में क्या होता है, ज्यादातर बैंक वाले आपके पास आएंगे सेटलमेंट करने के लिए। इसके अलावा एक चीज और याद रखना, फॉर सपोज आपने कोई घर ले रखा है, कोई राम और श्याम 2 भाई है जिन्होंने मिलकर एक घर ले रखा है, होम लोन ले रखा है बैंक से, और उनकी आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया उस घर को लेके कि वो बोल रहा है भाई ये प्रॉपर्टी मेरी है, वो बोल रहे हैं ये प्रॉपर्टी मेरी है, और उन्होंने आपस में एक केस कर दिया उस घर को लेके और वो केस ऑलरेडी कोर्ट में चला गया है। उस केस में भी आपके ऊपर सरफेसी एक्ट लागू कभी नहीं हो सकता, क्योंकि उस घर से रिलेटेड एक केस ऑलरेडी कोर्ट में चल रहा है। तो यहाँ पे भी बैंक का ऑलरेडी पैसा फंस गया है आपके पास। इस सिचुएशन में भी बैंक आपके पास सेटलमेंट करने के लिए आएगा। अब बात करते हैं, जब सरफेसी एक्ट लागू कर देता है बैंक, तो उसका सोल्यूशन क्या है। होता क्या है, जब भी आपके घर की नीलामी होती है तो उससे पहले आपकी घर की एक वैल्यू लगाई जाती है बैंक के द्वारा। मान के चलते हैं कि आपके घर की कीमत 1 करोड़ रुपया आज की करंट वैल्यू के अकॉर्डिंग। बैंक का जो पैसा आपके पास फंसा पड़ा है वो है 80 लाख रुपए। बैंक अब उसकी कीमत 80 लाख रुपए ही लगा देगा, क्योंकि बैंक को सिर्फ अपने पैसे से मतलब है, उसे कोई लेना देना नहीं कि उस घर की कीमत क्या है, मार्केट में उस घर की वैल्यू क्या है। ऐसे में अब आपने करना क्या है, आपने बैंक के खिलाफ एक नोटिस इशू करना है। आपने उस नोटिस में लिखना है कि भाई मेरे मोहल्ले में मेरी प्रॉपर्टी के जितना किसी 2 इंसान के एफिडेविट लाके दो, मुझे इसी वैल्यू पे अपने भी घर बेच रहे हो, तो मैं मान लूंगा कि इस घर की वैल्यू ये है और ये इस चीज से मैं भी सहमत कर जाऊंगा। और रही बात अगर बैंक उसको मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग अगर बेचना चाहेगा, तो पहली चीज कि कोई भी पंगे वाली प्रॉपर्टी जल्दी से लेना नहीं चाहता, सेम मार्केट वैल्यू पे और भी बहुत से डीलर या लोग भी घर बेच रहे हैं, इसलिए बैंक आपकी प्रॉपर्टी को थोड़ा सस्ते में भी बेचना चाहता है। और दूसरा रीजन ये है कि उसका पैसा भी उतना ही फंसा है, तो इस चीज में भी आप अपनी प्रॉपर्टी का बचाव कर सकते हो। अब देखो एक चीज और समझना, फॉर सपोज आपके घर की नीलामी बैंक ने कर दी है और उसको घर को बेच दिया है। अब वो घर बिका है घाटे में, मतलब आपने 1 करोड़ रुपए का लोन लिया था बैंक से और बैंक ने उसको 95 लाख रुपए में बेच दिया था। अब वो 95 लाख रुपए में बेचा और उसका 5 लाख रुपए अभी भी फंसा पड़ा है आपके पास, उसके पूरे पैसे वसूल नहीं हुए बैंक के, 5 लाख रुपए अभी भी फंसे पड़े हैं। तो वो बैंक आपके पास आएगा जरूर उस पैसे को मांगने के लिए। अब आप उस पैसे में आप चाहो तो आप EMI में पैसा दे सकते हो, वो वाला चाहे तो फिर 1 टाइम सेटलमेंट करके एक बार में उस पैसे को रफा दफा करके खत्म कर सकते हो। अब एक चीज और ध्यान से समझना है, यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज निकल कर आती है, इसी से मिलती जुलती है। और सपोज बैंक का जितना पैसा रुका हुआ था उसने अगर उससे ऊपर का वो घर बेच दिया, तो बचा कुचा पैसा जो बैंक के पास एक्स्ट्रा आया है वो अपनी ब्याज पेनल्टी वगैरह सारा काट पीट के वो आपको वो पैसा वापस कर देगा। तो ये दोनों चीजों आई होप आपको क्लियर हो गई होगी अच्छे से। अब चलते हैं आगे। देखो मैंने एक एक चीज को डिटेल में बता रहा हूँ, अब यहाँ से एक टॉपिक और निकल कर आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको नहीं सुनोगे तो मुझे लगता है कि शायद फ्यूचर में बहुत बड़ा नुकसान करा सकते हो। मैं बात करने वाला हूँ अब इंश्योरेंस की। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता होती है। आज की डेट में आप जितने भी लोन लेते हो ज्यादातर में बैंक वाले जानबूझ के इंश्योरेंस कर देते हैं। अब वो इंश्योरेंस करते ही क्यों है, उनको इसके बदले में कमीशन मिल जाती है और उनका टारगेट पूरा हो जाता है। और अगर आप कोई बड़ा लोन लेते हो जैसे होम लोन, तो उसमें तो बैंक इंश्योरेंस करता ही करता है 100% आपके लिए। हालांकि देखो इंश्योरेंस करवाना कोई कंपलसरी नहीं है, यही कहीं पे भी नहीं लिखा कि बिना इंश्योरेंस के आपका लोन हो नहीं सकता, बस बैंक वाले जानबूझ के करते हैं। अब देखो इंश्योरेंस की बात कर रहा हूँ, इंश्योरेंस में सबसे बड़े लेवल पे आपके साथ स्कैम होता है, फ्रॉड होता है। अब ध्यान से समझना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे। अब देखो RBI है जो वो सारे इंडिया के बैंक्स को कंट्रोल करता है। जैसे कोई भी बैंक अपनी मनमानी नहीं कर सकता, वो RBI के अंडर रह के ही काम करेगा, RBI की सारी शर्तों के ऊपर ही वो काम करेगा, उसकी गाइडलाइंस को फॉलो करेगा। इसी तरह से जितनी भी इंश्योरेंस की कंपनियां इंडिया में काम कर रही है वो भी IRDAI को फॉलो करती है। ये सारे इंडिया की जितनी
जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी है उनको रेगुलेट करती है, उनको कंट्रोल करती है आरबीआई की तरह ही। अब जिस बैंक या कंपनी से आप होम लोन लेने जा रहे हो, होता क्या है, वही कंपनी या वो बैंक भी IRDAI से लाइसेंस ले लेती है इंश्योरेंस करने का। मतलब समझो, जो बैंक आपको होम लोन दे रहा है वही आपको बैंक या कंपनी इंश्योरेंस भी दे रहा है। मतलब उसका दो तरीके से फायदा हो रहा है। जिसने आपको लोन दिया वही आपको इंश्योरेंस भी दे रहा है, आपसे लोन से भी कमाया और आपसे इंश्योरेंस से भी कमाया। अब वहाँ पे जो भी एम्प्लॉय आपका इंश्योरेंस कर रहा है उसको 8-10% की कमीशन मिल जाएगी उस पे, जिसे हम बैंकिंग की भाषा में इंसेंटिव भी बोलते हैं। भारत में देखा गया है कि बहुत सारे लोगों को इंश्योरेंस समझ में ही नहीं आता, उनके दिमाग में नहीं पड़ता कि इंश्योरेंस होता क्या है, कैसे काम करता है, और आपकी इसी कमजोरी का फायदा उठाता है बैंक और NBFC कंपनीज। अब मैं आपको होम लोन के एग्जांपल से एक चीज समझाता हूँ। अब मानकर चलते हैं कि आप होम लोन करवाने किसी बैंक या किसी NBFC कंपनी में गए। अब होता क्या है, वहाँ पे आपको फोर्स किया जाएगा कि लोन के साथ इंश्योरेंस भी करवा लो। अब देखो, भारत में होता क्या है, सबको ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना है, तो बहुत से बैंक और कंपनियां ऐसी भी है जो आपको बिना बताए ही आपका इंश्योरेंस कर देती है। उस इंश्योरेंस का अमाउंट आपकी EMI में जुड़ जाता है, जिससे वो लोन आपको महंगा पड़ता है। इस तरह से वो बैंक या वो कंपनी जिससे आप लोन ले रहे हो आपसे 3 तरीके से पैसे कमा लेता है। नंबर 1 कि उसने आपको लोन दिया और उस पे जो लगने वाला ब्याज है उससे वो पैसे कमा रहा है। नंबर 2, जो लोन कर रहा है, आपका इंश्योरेंस कर रहा है लोन के साथ साथ, उसको कमीशन मिल गया 8 से 10%। नंबर 3, जिसने आपका इंश्योरेंस किया, मतलब वो बैंक, उसी ने आपका इंश्योरेंस करा, पैसे भी कमा लिए। अब एक चीज याद रखना, जिंदगी में कभी भी आपका कोई दोस्त या फैमिली मेंबर या फिर आप कभी भी होम लोन लोगे तो वहां पे आपको 2 तरह के इंश्योरेंस देखने को मिलेंगे। एक होता है होम इंश्योरेंस, दूसरा होता है होम लोन इंश्योरेंस। दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, जमीन और आसमान का। अक्सर बैंक वाले करते हैं क्या, आपको होम इंश्योरेंस दे देते हैं क्योंकि उनको सिर्फ कमीशन ही बनानी होती है। होम इंश्योरेंस का मतलब होता है कि आपका घर तूफान, आंधी या सुनामी में गिर गया, ढह गया, खराब मटेरियल था उस वजह से वो गिर गया, या जो मर्जी उसका नुकसान हो गया, तो उसमें आपको बैंक कवर करके देता है और उतने पैसे देगा जितने का कवर आपका इंश्योरेंस होएगा, उसको बोलते हैं होम इंश्योरेंस। दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट है, जो आपने हमेशा करवाना होता है। अगर आपने करवा रहे हो तो हमेशा इसके साथ जाना, इसको बोलते हैं होम लोन इंश्योरेंस। इसमें आपका जो घर का लोन है वो कवर रहता है। जिंदगी में कभी भी जब तक लोन चल रहा है और जब तक उसका इंश्योरेंस वैलिड है, इस दौरान अगर वो इंसान मर जाता है, अब देखो मरता भी इंसान 2 ही तरीके से है, या तो फिर वो नेचुरल तरीके से मरता है या वो किसी एक्सीडेंटल सिचुएशन से मरता है। या तो गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया या फिर हार्ट अटैक आ गया या फिर कोई बीमारी थी उसको, वो किसी भी वजह से मरेगा। बैंक उस दौरान उसका सारा पैसा उस कंपनी को पे करेगी जिससे उसका लोन चल रहा है, और वो लोन वहीं पर क्लोज कर दिया जाएगा और वो घर के पेपर उसकी फैमिली को सौंप दिए जाएंगे और वो लोन वहीं पर खत्म हो जाएगा पूरी तरह से। अब देखो, जिनका इंश्योरेंस बिन बताए बैंक वाले कर देते हैं उनको सबसे पहले पॉलिसी बॉन्ड ही नहीं दिया जाता बैंकों की तरफ से। इस वजह से आगे चलकर आपको बहुत बड़ा नुकसान भरना पड़ सकता है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। अब एक एग्जांपल से समझते हैं। मान के चलते कि कोई इंसान होम लोन करवाने किसी बैंक के पास गया। अब बैंक के एम्प्लॉय ने बिना पूछे उसको होम लोन इंश्योरेंस भी करके दे दिया और उसको पॉलिसी बॉन्ड नहीं दिया उसका, जिसका उसके पास कोई प्रूफ ही नहीं है कि उसका होम लोन प्रोटेक्शन इंश्योरेंस हो रखा है। कुछ महीने बाद ही उस इंसान की मौत हो जाती है, वो मर जाता है इंसान। अब समझते हैं इस चीज का नुकसान क्या होता है। तो जब उस इंसान की फैमिली उस बैंक के पास जाएगी उससे ये बताने कि भाई जिस इंसान के नाम पे ये लोन चल रहा था वो इंसान अब मर चुका है, वो इस दुनिया में नहीं रहा। रूल तो ये कहता है बैंक का कि जब भी कोई इंसान मर जाता है तो उसका लोन ट्रांसफर उसकी फैमिली के ऊपर हो जाता है। अब इसके बाद बैंक वाले क्या बोलेंगे कि ठीक है, अगर वो इंसान मर गया तो भाई लोन अब आपको चुकाना पड़ेगा। वो साफ मना कर देंगे कि इसने कोई इंश्योरेंस करवाई नहीं रखा था, बहाने मारेंगे। या फिर वो बोल सकते हैं कि इन्होंने को एप्लीकेंट बनाया था, एक उनका इंश्योरेंस करवा रखा था, खुद का नहीं करवाया इंश्योरेंस। अब ऐसा बोलते क्यों है, इस चीज को समझना। इसी बैंक ने या कंपनी ने IRDAI से लाइसेंस ले लिया इंश्योरेंस करने का, तो इंश्योरेंस सीधा ये कहता है कि भाई जब कोई इंसान मर जाता है तो इंश्योरेंस वाली कंपनी उसके लोन का पैसा भरेगी। तो अब यही बैंक आपको लोन दे रहा है, यही इंश्योरेंस कर रहा है। तो जब लोन लेने वाला इंसान मर जाएगा तो ये बैंक या कंपनी ही अपनी दूसरी जेब से पैसे निकाल के अपनी दूसरी जेब में डालेगी और बोलेंगी कि ठीक है भाई ये लोन खत्म हो गया। ऐसा वो करना चाहते नहीं है क्योंकि यहाँ पर हो रहा है उनका नुकसान बहुत बड़ा। इसका सोल्यूशन सीधा सीधा ये है, आप उनको सीधा बोलो कि भाई लोन सैंक्शन लेटर निकाल के दो मेरे को, मैं तब मानूंगा। लोन सैंक्शन लेटर में आपको एक एक चीज समझ आएगी, कितने टाइम के लिए लोन हुआ था, कौन सा होम लोन इंश्योरेंस दे रखा है, कितने का था, कितनी किस्त थी, सारी डिटेल आपको सैंक्शन लेटर में मिल जाती है। इनकी गलती है क्योंकि इन्होंने पॉलिसी बॉन्ड आपको दिया ही नहीं, भेजा नहीं। हालांकि पॉलिसी बॉन्ड
आपके घर पर डिलीवर किया जाता है जैसी पॉलिसी आपकी इंश्योरेंस की हो जाती है उसके बाद। देखो मैं आपको कोई ये बात हवा में नहीं बता रहा हूँ, हजारों केसेस ऐसे हो चुके हैं इंडिया के अंदर। जितनी भी कंपनीज काम करती है खासकर इंश्योरेंस कंपनी, सब के सब पैसा कमाने के लिए बैठे हैं। क्लेम के टाइम पे वो छोटे छोटे रीजंस की वजह से, छोटी छोटी चीजों की वजह से वो क्लेम रिजेक्ट कर देते हैं। इसी वजह से ये बहुत बड़ा कारण है इंडिया में कि हेल्थ इंश्योरेंस ज्यादातर लोग लेते ही नहीं, क्योंकि उनको पता है इंश्योरेंस का क्लेम रिजेक्ट कर देगी कोई ना कोई कारण बता के। ये एक बहुत बड़ा रीजन है हमारे इंडिया में। और आपको पता है इसी तरह की चालाकियों से बैंक हर साल हजारों करोड़ों रुपए सेव कर पाता है, प्रॉफिट निकाल पाता है। अब बैंक की इन चालाकियों से होता क्या है, वो फैमिली जिसने अपने उस इंसान को भी खो दिया जिसके नाम पे लोन था, उनके बाद वो बैंक के इन भारी भरकम ब्याज वाले लोन को भरते रहते हैं और बुरे हालातों से गुजरते रहते हैं। ये सारी चीजें होती क्यों है? क्योंकि भारत के अंदर लोगों को फाइनेंस की बहुत कम नॉलेज है। उनको पता ही नहीं है कि बैंक वालों को डील कैसे करना है। बैंक वाला और या फिर कोई इंश्योरेंस वाला आपके सामने बैठ के आपका नुकसान कर जाएगा, आपको पता भी नहीं चलता है। तो आपने कोई भी लोन लेना, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, पहले ही उसको बोलो कि ना भाई मेरे को इंश्योरेंस नहीं चाहिए। मैंने तो इधर तक देखा है कि मार्केट में कुछ ऐसी कंपनीज भी है जो स्मार्टफोन के ऊपर भी बिना बताए इंश्योरेंस करके दे देती है ताकि उनका प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा बढ़ सके। इसके बाद वो आपको फोर्स करेगा कि भाई इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा। तो आपने उसको बोलना है कि भाई मुझे अपनी वेबसाइट पे दिखा कहाँ लिखा हुआ है कि इंश्योरेंस करवाना मैंडेटरी है, इंश्योरेंस कराने के बिना लोन होएगा ही नहीं। क्या ना, अगर वहां पे नहीं दिखा सकता तो मुझे पेपर पे दिखा, मुझे लिखा हुआ चाहिए कि कहाँ पे लिखा है कि बिना लोन इंश्योरेंस के होएगा ही नहीं। अगर वो तब भी आपको फोर्स करे, उसको बोलना कि मैं IRDAI की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग तेरे से बात कर रहा हूँ। और उसके बाद भी अगर वो आपको फोर्स करे, आपको मजबूर करे इंश्योरेंस लेने के लिए, तो IRDAI के ऊपर एक मेल करके उनकी सारी डिटेल लिख के कंप्लेंट डाल दो। हो सकता है शायद इनका लाइसेंस भी कैंसिल हो जाए उससे। और अक्सर आपने टीवी पे देखा होगा कि ऐड आती थी, बहुत टाइम से पहले भी आ रही थी और आजकल भी देखने को मिल जाती है कि बीमा आगरे की विषय वस्तु है। इस चीज की ऐड आपको बहुत बारी दिखाई गई होगी। इसका मतलब यही होता है। इसके अलावा आपके पास एक ऑप्शन और है कि अगर आप इंश्योरेंस लेना भी चाहते हो तो जरूरी नहीं है कि आपने उसी बैंक के उस कंपनी से लेना है। आप बाहर से भी इंश्योरेंस करवा सकते हो, किसी और कंपनी के थ्रू, किसी और एजेंट के थ्रू, या आपका कोई जानकार है इंश्योरेंस कंपनी में उसके थ्रू। और मैं गारंटी से देता हूँ जितने प्राइस पे आपको ये इंश्योरेंस दे रहे हैं वो उससे आपको सस्ता ही पड़ेगा। ये लोग आपको फोर्स इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको इन पे हाई कमीशन मिलनी है, उस एम्प्लॉय को इंसेंटिव मिलना है और बैंक को की पेमेंट चली जाएगी डायरेक्ट, जिससे उसका प्रॉफिट मार्जिन और ज्यादा हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब भी आप लोन ले रहे हो तो उस बैंक या उस कंपनी से लोन सैंक्शन लेटर जरूर लो। उसमें आपकी एक एक डिटेल आपको पता होती है कि कितने का लोन क्या हुआ है, कितनी चीजें कितने महीने की बनी है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसकी कॉपी आपको बैंक से लेनी ही चाहिए हमेशा लोन लेते वक्त। देखो मैं इस चीज के खिलाफ भी नहीं हूँ, हालांकि ये चीज अच्छी भी है कि जब आप लोन ले रहे हो, खासकर होम लोन जैसे बड़े बड़े लंबे लंबे टाइम के लिए लोन, तो कल को अगर आप नहीं रहे, आपकी फैमिली को बुरे दिन ना देखने पड़े, इसलिए आप इसे ले भी सकते हो। और मेरे हिसाब से आपको लेना भी चाहिए, लेकिन सारी चीजें पढ़ समझ के, सोच समझ के ही लेना। देखो बैंक एक ऐसी चीज है जो अपना 100 रुपए भी किसी के पास उधारे नहीं छोड़ता। तो अगर कोई लोन अगर किसी ने शख्स ने लिया है और वो मर जाता है और उसके ऊपर कोई इंश्योरेंस नहीं था, तो वो लोन ट्रांसफर हो जाएगा डायरेक्ट उसकी फैमिली के ऊपर। तो बैंक रिकवरी करेगा उसकी फैमिली से। बैंक कभी भी किसी लोन को माफ नहीं करता है, याद रखना ये चीज। अब आता है हमारा बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका नाम है व्हीकल लोन। इसके बारे में भी डिटेल में पढ़ते हैं यार, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए थे। व्हीकल लोन का मतलब होता है जब भी आप किसी गाड़ी के नाम पे लोन करवाते हो तो उसे व्हीकल लोन कहा जाता है। उसमें हो सकता है आपकी बाइक हो सकती है, स्कूटर, एक्टिवा, मोटरसाइकिल, बस, ट्रक। व्हीकल लोन एक सुरक्षित लोन है, मतलब कि सिक्योर्ड लोन है। मतलब कि जब आप लोन नहीं भर पाओगे तो बैंक वाले उस गाड़ी को बेचकर अपना पैसा वसूल कर लेते हैं। जब आप किसी गाड़ी को लोन पे लेते हो तो जब उसकी RC बनकर आती है तो बैंक उस पे HPA चढ़वा देता है। HPA का मतलब होता है हाइपोथिकेशन। इसका मतलब है कि जो इसका मालिकाना हक है वो बैंक के पास है। तो जब भी आप किसी RC को पलट के देखोगे तो वहाँ पे लिखा होगा HPA या फिर लिखा होता है फाइनेंस बाय ये कंपनी है, उस बैंक का नाम लिखा होता है। तो जब भी आप लोन इसका पूरी तरीके से चुका देते हो तो बैंक आपको NOC दे देता है। उसका मतलब होता है कि बैंक को अब कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, इस इंसान ने बैंक का पैसा प्रॉपर तरीके से दे दिया है। अब इसका मालिकाना हक इस इंसान के पास है। तो जहाँ पे आपके शहर की गाड़ियां रजिस्टर होती है, आप वहाँ पे फाइल देके वो पुरानी RC देके अब नवी RC बनवा लेते हो। अब बात करते हैं जब आप लोन नहीं चुका पाते तो स्टेप बाय स्टेप आपके खिलाफ क्या क्या कानूनी कार्रवाई होती है, इसको समझते हैं डिटेल में। तो इस केस में भी सेम वही कहानी रिपीट होगी। पहली आपकी EMI मिस होगी तो आपके पास कॉल आने लग जाएंगे, दूसरी मिस होगी तो ज्यादा कॉल आने लग जाएंगे, रिकॉल नोटिस आएगा। रिकॉल नोटिस क्या होता है मैं आपको डिटेल में बता चुका हूँ। 3 महीने के बाद आपका लोन NPA में चला जाएगा। अब शुरू होती है यहाँ से बैंक की कानूनी कार्रवाई। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं समझाने जा रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान से सुनना, क्योंकि ये वाली चीज क्रेडिट कार्ड वाले में केस में भी रिपीट होगी और ये वाली चीज पर्सनल लोन में भी रिपीट होगी। बहुत सारे लोन्स में ये वाली चीज रिपीट होती है। एक नोटिस और आपको आएगा जिसको कहते हैं सोल आर्बिट्रेशन का नोटिस। अब ये कानून क्या है और क्या कहता है, इसे क्यों बनाया गया था, इसे भी समझ लेते हैं। इस कानून का पूरा नाम है आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996। तो नाम से ही पता चल रहा है कि 1996 में इस कानून
कानून को बनाया गया था। अब समझते हैं क्यों बनाया गया था। तो यहाँ पे भी वही स्टोरी रिपीट होती है कि लाखों करोड़ों केस पेंडिंग पड़े हुए हैं इंडिया के कोर्ट में और ये बैंक वालों का पैसा सालों साल फंसा ना रहे, इसलिए इस कानून को बनाया गया था। तो जब भी आप किसी भी तरह का कोई लोन लेते हो तो उसमें 100 तरह की टर्म एंड कंडीशन लिखी रहती है, जिसे आप कभी पढ़ते तो हो नहीं हो और साइन कर देते हो उसमें। तो उसमें एक रूल लिखा रहता है, एक क्लॉज लिखा रहता है जिसे बोलते हैं आर्बिट्रेशन प्रोसेस। इसका मतलब होता है कि अगर आप इस लोन को नहीं चुका पाए तो बैंक एक आर्बिट्रेटर को नियुक्त करेगा। बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं, बैंक एक इंसान को बिचौला बनाएगा जो इस लोन का फैसला करेगा अगर आप इस लोन को नहीं चुका पाए। अब ये बिचौला कौन होता है? ये होते हैं रिटायर जज या फिर होता है कोई गैजेटेड ऑफिसर किसी डिपार्टमेंट का या फिर कोई सीनियर वकील हो सकता है। तो जब भी बैंक वाले आपके पास सोल आर्बिट्रेशन का नोटिस भेजेंगे तो वहाँ पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा रहता है दिलीप सिंह और छोटे छोटे अक्षरों में लिख देंगे रिटायर जज। अब देखो इंडिया की बात कर लो या पूरी दुनिया की, जब तक भाई आपके पास गद्दी है, जब तक आपके पास सीट है, तब तक आपके पास पावर है। जिस दिन वो रिटायर हो गया उसकी पावर भी गई, उसकी गद्दी भी गई और सब कुछ गया, वो नॉर्मल इंसान हो गया। तो बैंक ये कहता है कि भाई ये बिचौला जो भी डिसीजन लेगा वो हम दोनों पक्षों को मानना पड़ेगा। अब क्योंकि आपने इस टर्म एंड कंडीशन पे साइन भी करे हैं तो जाहिर सी बात है कि मानना भी पड़ेगा। हालांकि इसका सोल्यूशन भी है, वो मैं आगे बताता हूँ, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। अब सोचने वाली बात ये है कि इस बिचौले को लेके कौन आ रहा है? बैंक। तो इस बिचौले को फीस कौन देगा, मतलब इसको सैलरी कौन दे रहा है? बैंक। और ये बात किसकी सुन रहा है? बैंक की। तो मतलब जाहिर सी बात है ये डिसीजन जो लेगा वो किसके हक में लेगा? वो जाहिर सी बात है वो बैंक के ही हक में लेगा, क्योंकि बैंक ही उसको पैसे दे रहा है, सैलरी दे रहा है, बैंक ही उसको लेकर आ रहा है, बैंक की ये पूरी प्रोसेस हो रही है। अब देखो क्योंकि आपने साइन करे थे टर्म एंड कंडीशन पे तो आपने इनको पावर भी दी है। पावर कौन कौन सी मिली है? जब आप लोन नहीं चुका पाते तो ये जो रिटायर जज होते हैं, जो बिचौला होता है जिसको आर्बिट्रेटर भी बोलते हैं, ये आपकी सैलरी का 50% कटवाने का लीगल ऑर्डर भी दे सकता है। इतनी पावर इनके पास है। आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे हो वहाँ पे एक ऑर्डर भेजेगा, लीगली तौर पे नोटिस भेजेगा उस कंपनी को कि भाई इसकी 50% सैलरी काटकर अब से आपने इस बैंक को देनी है। अब एक सवाल और उठेगा यहाँ पर, बहुत से लोग बोलेंगे भाई हमने 4-5 लोन ले रखे हैं तो क्या हमारी 4-5 बार सैलरी कट जाएगी आर्बिट्रेशन प्रोसेस के अकॉर्डिंग? तो ऐसा नहीं है, आपकी सैलरी मैक्सिमम 50% कटेगी और 50% 5-6 बैंकों में बट जाएगी। अब होता क्या है, आर्बिट्रेशन का जब प्रोसेस होता है अगर उसमें आप नहीं पहुंच पाए, नहीं शामिल हो पाए, इसका मतलब समझ लिया जाता है कि आपकी जो भी डिसीजन आपके खिलाफ लिया जाएगा उस प्रोसेस में, उससे आप सहमत हो, उससे आप एग्री करते हो। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आर्बिट्रेशन की प्रोसेस में अगर आप नहीं जाते हो, नहीं पहुंचते हो, नहीं शामिल होते हो तो आपके खिलाफ जो भी डिसीजन लिया जाता है वहां पे, उससे आपकी सहमति मान ली जाती है आपके ना आने पर। अगर आप चले जाते हो तो वैसे भी आपकी सुनवाई नहीं होने वाली, क्योंकि वो वैसे भी आर्बिट्रेटर बैंक का है, वो आपके खिलाफ ही फैसला सुनाने वाला है। इस वजह से जो बैंक या वो कंपनी आपके खिलाफ आर्बिट्रेशन कर रही है इस प्रोसेस को, आपकी लोकेशन से बहुत दूर करती है इस प्रोसेस को, ताकि आप इसमें शामिल ही ना हो पाओ। अगर आप मेरी तरह दिल्ली में रहते हो तो मुंबई कर देंगे, कलकत्ता कर देंगे, गुजरात कर देंगे, आपके घर से बहुत दूर करेंगे ताकि आपको हरासमेंट हो। इसका सॉल्यूशन क्या है? तो देखो यार, आपने सबसे पहले करना क्या है, जैसे ही आपको आर्बिट्रेटर का नोटिस आए सबसे पहले उस नोटिस में आपको एक ईमेल आईडी मिलेगी देखने। आपने कुछ नहीं करना, किसी वकील को हायर नहीं करना, किसी वकील को कोई फीस नहीं देनी, मेल लिखनी है, एक नोटिस की तरह की मेल लिखनी है। उसी ईमेल आईडी से लिखना जो आपने बैंक में लोन के टाइम पे दे रखी थी। आपने उसमें लिखना है कि भाई इस आर्बिट्रेशन के प्रोसेस को मैं नहीं मानता, क्योंकि कहीं पे भी कानून में ये नहीं लिखा हुआ है कि आप मेरी आर्बिट्रेशन के प्रोसेस को मेरी लोकेशन से बहुत दूर करो। जहां मैं रहता हूँ, जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो आप दिल्ली के अंदर मेरे आर्बिट्रेशन के प्रोसेस को करो तो ही मैं इसको मानूंगा। इसके अलावा आपने वहाँ पे लिखना है कि आप मेरे को एक चीज और बताओ कि आपने कितनी बार अवार्ड पास किया है। देखो जो आर्बिट्रेटर डिसीजन लेता है ना, उसको कानून की भाषा में अवार्ड कहते हैं। तो आप उससे पूछो कि इस बैंक के लिए आपने कितनी बारी अवार्ड पास किया है और कितनी बारी आपने कस्टमर के हक में अवार्ड पास किया और कितनी बारी आपने बैंक के हक में पास किया। इस चीज का ना तो नोटिस दे पाएगा आपको, ना ही रिप्लाई कर पाएगा। और ये ईमेल आईडी लिखते वक्त आपने बैंक के ब्रांच हेड, ब्रांच मैनेजर को भी सीसी में रख देना है, और जो उस बैंक की ईमेल आईडी ऑफिशियल उसको भी आपने सीसी में रख देना और मेल कर देना है। ना ही तो उसका रिप्लाई आएगा, ना ही आर्बिट्रेशन की प्रोसेस आपका होने। अब सुनो दूसरा सॉल्यूशन। अगर आपके खिलाफ उसने डिसीजन ले लिया है, मतलब कि अवार्ड पास कर दिया है, सबसे पहले आपने एक वकील को हायर करना है और सिविल कोर्ट में जाके इसके ऑर्डर के खिलाफ आपने स्टे ऑर्डर ले लेना है। अब आते हैं अपने व्हीकल लोन वाले टॉपिक पे वापस। तो आपकी पहली किस्त मिस हुई, दूसरी किस्त मिस हुई, कॉल आए, नोटिस आया, लोन एनपीए हो गया। अब क्योंकि आपने उनकी टर्म एंड कंडीशन पे साइन करे हैं तो इसीलिए बिचौले के पास पावर है, वो आर्बिट्रेटर आपकी गाड़ी को जब्त करने के लिए नोटिस पास कर देगा। हर व्हीकल लोन में, हर गाड़ी के लोन में उस बैंक या उस कंपनी के पास पावर होती है कि उसका आर्बिट्रेटर उस गाड़ी को जब्त करने के डिसीजन ले सकता है, और ये पावर उसको कानून की तरफ से मिली है और आपने उसके टर्म एंड कंडीशन पे साइन भी किया है। तो अब होगा क्या कि वो डायरेक्ट आपके घर पर आके आपकी गाड़ी उठा के ले जाएंगे या आपसे छीना झपटी कर लेंगे? नहीं, ऐसा
ऐसा बिल्कुल नहीं होता। उनको लॉ के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, उनको कानून के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। अब मैं आपको बताता हूँ उनके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए जब वो आपकी गाड़ी को जब्त करने आ रहे होंगे। सबसे पहले उनके पास धारा 17 मतलब कि सेक्शन 17 का नोटिस होना चाहिए, वो आप चेक करो कि उनके पास है या नहीं है। इसके अलावा उनके साथ एक सीजर ऑफिसर होना चाहिए जो गाड़ियों को सीज करता है। अब जहाँ भी आप रहते हो उस एरिया का जो भी पुलिस स्टेशन, पुलिस थाना जो लगता है, सबसे पहले वहां पर जाएंगे, उन पुलिस वालों को वो नोटिस दिखाएंगे, उनको बताएंगे कि मैं इस इंसान से ये गाड़ी जब्त करने जा रहा हूँ और ये उसकी नोटिस की फोटोकॉपी उनको देकर आएंगे। और फिर वो आपके पास आएंगे, आपसे शांतिपूर्वक आपसे गाड़ी लेंगे, गाड़ी की चाबी लेंगे। इस दौरान अगर वो आपसे लड़ाई झगड़ा करते हैं या गाली गलौज करते हैं तो आप डायरेक्ट पुलिस वालों को 100 नंबर पे कॉल करके बुला सकते हो और आप उनके खिलाफ कंप्लेन भी कर सकते हो। अब क्या होता है कि वो गाड़ी को जब्त करके ले जाएंगे और वो गाड़ी जहाँ पे भी खड़ा के रखेंगे उतने दिन का रेंट भी वो आपके लोन में जोड़ते चले जाएंगे। और जिस दिन वो गाड़ी बिक जाएगी, अगर वो गाड़ी लॉस में बिकी, मतलब जितनी वैल्यू बैंक की रह रही थी, पैसे रह रहे थे, उससे कम पैसों की बिकी, तो बचे हुए पैसे वो लेने आपके पास जरूर आएंगे और उस पे आप सेटलमेंट कर सकते हो या उन पैसों को EMI में भर सकते हो। या फिर वो गाड़ी महंगी बिकी तो बचा हुआ पैसा वो अपना सारा काट पीट के जो बचेगा वो आपको वापस कर देंगे वो। अब देखो बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज बताता हूँ आपको। व्हीकल लोन, गाड़ी लोन में हमेशा ये चीज याद रखना, मान के चलो कि वो जब्त करने जब आ रहे हैं आपके पास गाड़ी और उस गाड़ी को आग लग गई, एक्सीडेंट हो गया, वो गाड़ी खत्म हो गई और उस दौरान उसका इंश्योरेंस भी नहीं था, बैंक का बुरी तरह से पैसा फंस जाएगा क्योंकि उसके पास इंश्योरेंस भी नहीं है, वो कबाड़ी के भाव में बिकेगी। बैंक आपके सामने फिर तो हाथ जोड़ेगा कि भैया सेटलमेंट करो और इसका जो पैसा बनता है वो पैसा दो। आप ऐसा समझ सकते हो कि गाड़ी तो भाई खत्म होगी, कबाड़ हो गया, अब जो पैसा बचा हो वो एक तरह का आपका पर्सनल लोन में कन्वर्ट हो गया। मतलब होता नहीं है बैंकिंग में ऐसा, मैं एग्जाम्पल के साथ समझा रहा हूँ कि एक तरह का वो अब आपका पर्सनल लोन हो गया जिसको आपको उतार रहा है। तो बैंक वाले अब आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि सर सेटलमेंट करवा लो, पैसे दे दो हमारे। अब देखो जो आर्बिट्रेशन का पूरा प्रोसेस होता है ना, वो होम लोन में ये लोग यूज नहीं करते क्योंकि होम लोन में इनके पास उससे भी बड़ी पावर है डायरेक्ट उस घर को नीलाम करके बेचने की। अगले टॉपिक पे आते हैं, बहुत छोटा सा टॉपिक है गोल्ड लोन। आज की डेट में बैंक बहुत सारे बोलते हैं कि भाई आप हमारे पास अपना सोना लेकर आओ और बदले में 75% तक का आप उस पर गोल्ड लोन ले सकते हो। होता क्या है कि आपके पास आज की मार्केट के वैल्यू के अकॉर्डिंग 1 लाख रुपए का गोल्ड लोन पड़ा है, आप बैंक के पास जाओगे, बैंक उसे चेक करके आपको 75,000 रुपए तक का गोल्ड लोन दे देता है। ऐसा बैंक बोलते हैं, हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है। अब देखो आपको बेवकूफ कहाँ पे बनाया जाता है। सबसे पहले तो उसके मेकिंग चार्जेस काटे जाते हैं उस गोल्ड लोन के, दूसरा उसके ऊपर जो मोती और जो स्टोन जड़े हुए हैं उसका भी प्राइस लेस किया जाता है। इसके अलावा प्रोसेसिंग फीस भी काटी जाती है उस बैंक की तरफ से, टोटल मिला के 20-30% बनता है। तो अब आप लगा लो 75%, वैसे 20-30% उड़ा देते हो, 50-60% के करीब करीब वो आपको गोल्ड लोन देते हैं। इस तरीके से बैंक आपको ट्रिक करता है। तो गोल्ड लोन में भी वही होता है, पहले महीने की किस्त मिस करोगे, दूसरे महीने की करोगे, तीसरी बार में लोन NPA कर देंगे। न्यूज़पेपर में आपकी ऐड दी जाएगी जिसमें आपकी गोल्ड की वैल्यू बताई जाएगी, आपकी भी डिटेल रहेगी कि इस इंसान का गोल्ड है और ऑक्शन पे लगा दिया है। और ये प्रक्रिया ऑनलाइन होनी है या ऑफलाइन होनी है ये बैंक पे डिपेंड करता है। तो गोल्ड लोन में तो सिंपल ही है यार, यहाँ पे आपके पास ज्यादा पावर्स नहीं होती अपने सोने को बचाने के लिए। तो गाइस कांग्रेचुलेशन, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो मतलब कि आप अपनी लाइफ में कुछ चीजें सीखना चाहते हो और आपने अभी तक काफी सारी चीजें सीख ली है। अभी तक हमने सारी सिक्योर लोन्स के बारे में बात करी थी डिटेल में, अब हम जानने वाले हैं अनसिक्योर लोन्स के बारे में। ये वो चीजें हैं जो सबसे ज्यादा इंसान को परेशान करता है। एक आता है उसमें क्रेडिट कार्ड, दूसरा आता है उसमें पर्सनल लोन। इन चीजों के बारे में भी अब हम डिटेल में बात करने जा रहे हैं। तो अब आता है हमारा चैप्टर नंबर 4, अनसिक्योर्ड लोन। ये वो लोन्स है जिसमें सबसे ज्यादा लोग फंसते हैं और जिसमें सबसे ज्यादा हरासमेंट होती है बैंक वालों की तरफ से। हरासमेंट बैंक ज्यादा करता क्यों है? क्योंकि इसमें आपकी कोई भी चीज गिरवी नहीं होती बैंक के पास जिसे वो बेचकर अपना पैसे को वसूल कर सके, इसलिए वो आपको ज्यादा से ज्यादा टॉर्चर करता है इन लोन्स में। देखो अनसिक्योर्ड लोन बहुत सारे होते हैं, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। क्रेडिट कार्ड भी आपका अनसिक्योर में आता है, पर्सनल लोन भी अनसिक्योर में आता है और भी बहुत सारे लोन्स आते हैं, एजुकेशन लोन हो गया, ये सारे अनसिक्योर लोन है जिसमें भी आप कोई चीज बैंक के पास गिरवी नहीं रखते हो। देखो अनसिक्योर लोन में बैंक का पैसा डूबने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है, इसलिए वो सबसे ज्यादा ब्याज इसमें लगाते हैं। और क्रेडिट कार्ड में तो आपके ऊपर 60 से 70% तक का ब्याज भी मैंने लगते हुए देखा है किसी किसी इंसान के ऊपर। पर्सनल लोन लेते वक्त बैंक आपका सिबिल बहुत अच्छा मांगता है, लेकिन ये डिपेंड करता है बैंक टू बैंक, क्योंकि आजकल जो NBFC कंपनीज चली हुई है वो ज्यादा ब्याज पे आपको कम सिबिल होने के बावजूद भी लोन दे देती है। तो इसमें अगर कोई अच्छा बैंक है तो वो आपकी लोन की हिस्ट्री चेक करेगा, सिबिल की पूरी रिपोर्ट को एनालिस करेगा, देखेगा अच्छे से पास्ट में इसने कितने लोन लिए थे, कितने अच्छे तरीके से भरे हैं, कितनी EMI इससे बाउंस हुई है, मिस हुई है, वो सारी चीजें होती है। अब जो मैं समझाने वाला हूँ उस चीज को ध्यान से समझना। पर्सनल लोन में बहुत बार देखा गया है कि मैक्सिमम जो बैंक होते हैं या जो कंपनीज होती है वो आपसे ब्लैंक चेक मांगते ही मांगते हैं, और जब आप पैसे नहीं चुका पाते हो तो वो आपके ऊपर वो चेक बाउंस करके चेक बाउंस धारा 138 के तहत केस भी कर देते हैं। लेकिन उससे पहले वो
पूरा जोर लगाते हैं कि आपको डरा धमका के पैसे निकलवा लिए जाए। इसके साथ साथ वो बैंक आपसे ECS के फॉर्म पे साइन भी करवा लेता है। अगर आप ऑफलाइन बैंक जाके ले रहे हो या फिर ऑनलाइन लेते हो तो फिर वो आपको एक एग्रीमेंट दिखा के आपसे क्लिक करवा देता है उस एग्रीमेंट पे, आई एग्री पे। वहीं अगर हम क्रेडिट कार्ड देखते हैं तो क्रेडिट कार्ड में हम किसी भी तरह का कोई चेक नहीं देते, ना ही किसी ECS के फॉर्म पे साइन किया जाता है हमारी तरफ से वहाँ पे। अब मान के चलते हैं कि आपने कोई पर्सनल लोन लिया किसी बैंक से और अब आप उस बैंक का पैसा नहीं चुका पा रहे उस पर्सनल लोन का, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, वही कहानी रिपीट होगी। पहले महीने की किस्त EMI मिस होगी, आपके पास कॉल आने लग जाएंगे। दूसरी बार की आपकी किस्त EMI मिस हो जाएगी तो आपके पास ढेर सारे कॉल आने लग जाएंगे, नोटिस आने लग जाएंगे। तीसरी बार की किस्त EMI मिस होते सारी आपका लोन NPA में चला जाएगा। क्रेडिट कार्ड की केस में भी सेम यही कहानी दोहराई जाती है। जब आप पहली बार पेमेंट मिस कर देते हो, बस उसमें इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा लगाया जाता है। तो जब पहली बार की EMI मिस करोगे तो आपकी वही है, कॉल्स आने लग जाएगी। क्रेडिट कार्ड के केस में ज्यादा कॉल आती है, और जब आप दूसरी बार EMI मिस कर दोगे, पेमेंट मिस कर दोगे क्रेडिट कार्ड की, तो और ज्यादा कॉल आने लग जाएगी, नोटिस भी ज्यादा आते हैं क्रेडिट कार्ड के केस में। तीसरी बार जब आप जैसे ही आप मिस करोगे, आपका क्रेडिट कार्ड NPA में चला जाएगा। इसके बाद आपका केस सौंप दिया जाता है रिकवरी एजेंसीज को। ये थर्ड पार्टीज होती है जिसके बारे में आपको बता चुका हूँ। तो बैंक बोलता है कि भाई मैं लोन देने के लिए बैठा हूँ, मैं पैसा रिकवर करने के लिए नहीं बैठा, इसलिए हमने रिकवरी एजेंसी को रखा हुआ है अपना लोन को रिकवर करने के लिए। एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान के चलो कि मेरे को एक घर बनाना है, तो सबसे पहले मैं उस घर बनाने वाले को, उस इंसान को ढूंढूंगा जो ये घर बनाता होगा। मतलब मैं एक ठेकेदार को ढूंढूंगा, फिर उसको बोलूंगा कि भाई इस घर का ठेका मैं तुम्हें दे रहा हूँ, अब तुमने ये घर बनाना है। इसी तरह से रिकवरी एजेंसीज भी काम करती है बैंक के लिए। तो सबसे पहले रिकवरी वाले आपको भर भर के कॉल करेंगे, जितना उनमें दम हो सकता है उतना कॉल करेंगे। ऑटो रिमाइंडर वाला सॉफ्टवेयर होता है उनके पास, उसमें डाल देंगे आपका नंबर। आपको आधे घंटे बाद, 15 20 मिनट बाद भर भर के कॉल आएगी क्रेडिट कार्ड के केस में और पर्सनल लोन में भी। उसके बाद क्या होगा, आपको पुलिस वाले बनकर वो कॉल करेंगे, उसके बाद डराएंगे, धमकाएंगे, वकील बनकर नोटिस भी भेजेंगे और आपको बोलेंगे कि हम आपकी FIR करवा रहे हैं, आप हमारा लोन का पैसा दे दो, ऐसा है वैसा है। बहुत सारी धमकी आपको दी जाएगी इनकी तरफ से। फिर क्या होगा, आप इनके फोन से परेशान होकर इनका कॉल उठाना बंद कर दोगे, जिसके बाद ये एजेंट आपके घर पर आना शुरू कर देते हैं। अब बहुत से लोग मेरे से सवाल पूछते हैं कि भाई एजेंट कब आते हैं। तो एजेंट तभी आते हैं जब आपसे कांटेक्ट करने का कोई रास्ता उनके पास नहीं होता, जब आप उनका फोन नहीं उठाते हो, और इसी दौरान आपके क्रेडिट कार्ड पे ब्याज लगा के, आपकी पर्सनल लोन हो तो उस पे भी ब्याज पे ब्याज लगा के उसे 1 लाख को 2 लाख तक पहुंचा दिया जाएगा। यार देखो, ये इतना अग्रेसिवली आपके ऊपर क्यों हावी होते हैं, क्यों इतना आपको टॉर्चर करते हैं, एक सिंपल सी बात है। तो भाई जहाँ पे 1 लाख रुपए निकलवाने पे 10-20 हजार रुपए कमीशन मिल रही है, इतना पैसा देख के ये लोग पागल हो जाते हैं। इसलिए आपको जितना परेशान कर सकते हैं करते हैं, जितना टॉर्चर कर सकते हैं उतना करते हैं ये लोग। तो अब देखो, पर्सनल लोन के केस में तो ये एंड में जाके जब सारे पैतरे आजमा लेते हैं और आप पैसे नहीं देते, तो एंड में जाके चेक बाउंस भी कर देते हैं। चेक बाउंस करेंगे आपसे 1000 किलोमीटर दूर, आपके घर की लोकेशन से 1000 किलोमीटर दूर चेक बाउंस करेंगे। और आपको मैं बता चुका हूँ इस चीज के बारे में कि जहाँ चेक बाउंस होता है वहीं पे जाके आपको पेश होना पड़ता है, और कैसे इसमें जमानत लेनी होती है वो मैं सारी चीज आपको क्लियर कर चुका हूँ। हो सकता है कि क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन में ये आर्बिट्रेशन का प्रोसेस भी यूज करे, उसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि किस तरह से बचना है। अब देखो होता क्या है, क्रेडिट कार्ड के केस में ना तो आपने कोई चेक दे रखा है, ना ही कोई ECS फॉर्म साइन कर रखा है, तो एंड में जाके उसमें तो आपकी सेटलमेंट ही होनी है। और उसमें अगर आपका आर्बिट्रेशन का नोटिस आ भी जाता है और आप उसमें शामिल नहीं होते हो, तो ज्यादा घबराने वाली बात नहीं होती है उसमें। अब देखो, मैं सेटलमेंट के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत सारे मैसेज मेरे पास भर भर कर आए थे इंस्टाग्राम पे, लोग वीडियो पूरी देखते नहीं है और फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले आप वीडियो देखो, उसके बाद समझो सेटलमेंट कैसे करनी है और क्या होता है सेटलमेंट। सबसे पहले समझते हैं सेटलमेंट 2 तरह की होती है। एक होती है OTS सेटलमेंट, जिसको हम बोलते हैं वन टाइम सेटलमेंट। अब नाम से ही पता चल रहा है वन टाइम, मतलब कि आप एक बार में ही उस बैंक को वो अमाउंट देते हो और वो लोन वहां का वहां खत्म हो जाता है। दूसरी होती है रेगुलर सेटलमेंट। मैं आपको कभी भी नहीं बोलूंगा कि रेगुलर सेटलमेंट के साथ जाना, बिकॉज ये बेकार होती है, इसमें डिस्काउंट भी बहुत आपको कम मिलता है। इसमें फर्क क्या है, इसमें आप EMI में पैसे देते हो, और अगर गलती से आपसे कोई EMI रह गई, टूट गई बीच में, तो वो लोन भैया जहाँ से शुरू हुआ था वो घूम फिर के वो लोन वहीं पर आ जाएगा। इसलिए कभी भी रेगुलर सेटलमेंट नहीं करनी है, OTS सेटलमेंट करनी है। एक बार में पैसा देके खत्म करना है अपना लोन। तो देखो, अब आपके पास बैंक वाले आएंगे, जब सारे पैतरे अजमा लेंगे, नोटिस कॉल वगैरह कुछ नहीं चलेंगे, तो बैंक वाले हार कर आपके पास आएंगे कि सर अब आप सेटलमेंट कर लो, हम आपको एक काम करते हैं, जो आपका पैसा जो आपने यूज कर रखा है या जितना पैसा आपका खड़ा है उस पे पेनल्टी चार्जेस वगैरह सब हटा देते हैं। जितना जितना पैसा आपका रह रहा है आप वो प्लीज हमें दे दो और इस लोन को यहीं पे खत्म कर दो। आपने सीधे तरीके से वहां पे मना कर देना कि भाई मेरे पास पैसे ही नहीं है, तो मैं दूं कहां से, जब मेरे पास पैसे आएंगे मैं तभी दूंगा। उसके बाद आपके पास दोबारा आएंगे
दोबारा आके शायद आपको ये बोलेंगे कि भाई इस बारी बैंक लास्ट टाइम आया आपसे सेटलमेंट करने के लिए, आप नहीं करोगे इस बारी तो फिर केस लीगल में चला जाएगा, ये हो जाएगा, फलाना ढिमका हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। आप उस टाइम पे भी बोल देना कि भैया मेरे पास पैसे नहीं है, आपको फिर ये लोग बोलेंगे कि चलो ठीक है, जो पैसा आपका बच गया था, मतलब कि इन्होंने जो आपने पैसा यूज करा था या जो आपका पैसा खड़ा है उस पर ब्याज पेनल्टी भी हटा दी, अब जो पैसा बचा था उस पे 20% का डिस्काउंट हम दे देते हैं। मतलब कि आपका 1 लाख रुपए रह गया था, हमने उसमें से 80,000 रुपए का रखा है, आप हमारे 80,000 रुपए दो, 20,000 रुपए का हमने आपको डिस्काउंट दे दिया, अब उसको देके खत्म करो। आपने तब भी बोल देना सीधा सीधा कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं दूंगा से, मेरे पास जब पैसे आएंगे तभी मैं दूंगा, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, आप जाओ यहाँ से। अब बैंक वाले तीसरी बारी आपके पास आएंगे और ऐसे करते करते वो आपके पास 4 से 5 बारी बैंक आता है। ये रिकवरी वाले आपको झूठ बोलेंगे कि बैंक सिर्फ 1 या 2 बार आता है आपसे सेटलमेंट करने, इसके बाद वो सेटलमेंट नहीं करेगा, ये सब झूठ होता है। तो ऐसे करते करते वो लोग आपको डिस्काउंट दे देंगे 70 से 75% तक। बचा हुआ 25% का अमाउंट आपने देना जो आपने यूज किया, उसको दे के आप खत्म करो, इस लोन के जाल से निकलो और शांति से जिंदगी बिताओ मेरे भाई, ठीक है। आप चलते हैं आगे। अब कुछ बातें हैं जो सेटलमेंट के टाइम पे आपको ध्यान रखनी है। सेटलमेंट का लेटर हर बैंक आपको देता है, उसी ईमेल आईडी से वो लेटर आना चाहिए जिस ईमेल आईडी से आपके पास बैंक स्टेटमेंट जनरेट होती थी, मतलब बैंक की ईमेल आईडी होनी चाहिए। कभी भी आपने व्हाट्सएप पे सेटलमेंट लेटर नहीं मंगवाना। मेरे सामने बहुत सारे ऐसे केसेस आए थे जो ये बोलते हैं कि सर हमने एजेंट को बोला था सेटलमेंट के लिए, अपने मुंह से बोल दिया, उसने लेटर मेरे को भेज दिया। अब वो लेटर उसने व्हाट्सएप पे भेजा है एडिट करके। बहुत चालाक होते हैं ये, इनकी मोटी कमीशन होती है तो ये स्कैम कर देते हैं, फ्रॉड कर देते हैं। अब किसी इंसान को वो लेटर उसने एडिट करके व्हाट्सएप पे भेज दिया, उस इंसान ने वो अमाउंट भी भर दिया, उस इंसान का ना तो वो लोन खत्म हुआ और वो पैसा भी उसका मिट्टी हो गया और उस वो एजेंट रिकवरी वाले को उसकी कमीशन भी मिल गई। सेटलमेंट का पैसा देना कैसे है, कभी भी कैश नहीं देना, और गलती से अगर चेक तो दे दिया ना तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। आपने ऑनलाइन पैसा जमा करवाना है। देखो अगर क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड के नंबर में बोलेंगे कि इतना अमाउंट जमा करवा दो, तो आपने किसी बैंक में जाके किसी ऑनलाइन ऐप में फोन पे या पेटीएम यूज कर सकते हो। वो क्रेडिट कार्ड की अगर सेटलमेंट करो तो नंबर डाला क्रेडिट कार्ड का और पेमेंट कर देना, इस तरह से ऑनलाइन पैसे उस कार्ड में ट्रांसफर हो जाएंगे और आपके सेटलमेंट का अमाउंट वहां तक पहुंच जाएगा। एक चीज और याद रखना, सेटलमेंट के केस में अगर आप सेटलमेंट करवाना चाहते हो, आपको कभी भी बैंक को नहीं बोलना अपने मुंह से। बहुत बार मेरे से सवाल आए हैं इस तरह के कि भाई सर हम बैंक को बोलते हैं, हम उसे रिकवरी एजेंट को बोलते हैं कि हमने सेटलमेंट करना है। इस तरह से गलती कभी भी नहीं करनी है आपने, आपको आगे से बहुत बड़ा अमाउंट दे दिया जाएगा और कभी भी आपको अच्छा डिस्काउंट नहीं मिलेगा। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट समझो कि भाई कोई भी बैंक 1,000 रुपए के लिए भी किसी के ऊपर केस कर सकता है, लेकिन वो केस करता क्यों नहीं है? देखो बैंक और ये छोटी मोटी जो एनबीएफसी कंपनीज है ये बैठी है कमाने के लिए, इनके पास इन कोर्ट कचहरियों के लिए टाइम नहीं है और इनका भी पैसा उसमें बर्बाद होता है, साथ के साथ टाइम भी बर्बाद होता है। इसीलिए ये सेटलमेंट करके खत्म कर देते हैं और आपका सिबिल खराब कर देते हैं। कुछ सिनेरियो ऐसे भी है जिनकी वजह से आपके ऊपर ये डायरेक्ट केस कर देंगे, सोचेंगे भी नहीं। मैं बताऊंगा आगे कैसे करते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पे एक बार फिर से आपको याद दिलवाना चाहता हूँ कि हमने एक कंसल्टिंग सर्विस शुरू करी है आपके लिए। आप लाइव मेरे साथ बात कर सकते हो, जुड़ सकते हो जूम कॉल पे और अपने पूरे लोन की केस स्टडी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। चाहे फिर आप किसी भी लोन की प्रॉब्लम में फंसे हुए हो, वहां से कैसे आप बाहर निकल सकते हो, इस सारी चीजें आप लाइव मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप इस कॉल को बुक कर सकते हो। ये एक पेड सर्विस रहेगी। और अब हम आ चुके हैं इस वीडियो के लास्ट चैप्टर में, जिसका इंतजार बहुत सारे लोग कर रहे होंगे कि लोन रिकवरी वालों को कैसे हैंडल करना है। अगर वो बदतमीजी कर रहे हैं तो उनकी कंप्लेन कहाँ करनी है। तो सबसे पहले शुरू करने से पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपका क्रेडिट कार्ड है, पर्सनल लोन है, होम लोन है या दुनिया में कोई भी आपका लोन है और अगर आप उसकी ईएमआई मिस कर देते हो, उसकी पेमेंट मिस कर देते हो, भरते नहीं उस लोन को, तो ये किसी कानून में नहीं गिना जाता। ये कोई क्राइम नहीं है, ये कोई अपराध नहीं है। तो अपने आप को मुजरिम आपने नहीं समझना है। तो बैंक रिकवरी वाले होते हैं जो आपको बोलते हैं कि आपके ऊपर केस हो जाएगा, आपको जेल जाना पड़ेगा। सारी चीजें मैंने ऑलरेडी डिटेल में बताई दी है। तो देखो सबसे पहले आपने करना क्या है, अगर आपने किसी बैंक से या फिर किसी ऑनलाइन एप्लीकेशन से लोन लिया है, सबसे पहले आपने उनके एप्लीकेशन को अपने स्मार्टफोन से डिलीट करना है, क्योंकि वो आपके कॉन्टेक्ट का एक्सेस ले लेंगे और बाद में फिर उसी चीज को आपके खिलाफ यूज करेंगे। आपके रिलेटिव को कॉल करके बोलेंगे, सीधा झूठ बोलेंगे कि भाई आपको गारंटर बनाया था इस बंदे ने लोन में, अब वो फोन नहीं उठा रहा इसलिए हम आपको कॉल कर रहे हैं। तो वैसे तो जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन से लोन लेते हो वो उसी वक्त आपके कॉन्टेक्ट का एक्सेस ले लेते हैं, लेकिन फिर भी ध्यान रखना जब आप अपने इस लोन को नहीं चुका पाते, उस बैंक की एप्लीकेशन को या उस ऑनलाइन एप्लीकेशन को आपने अपने फोन से डिलीट कर देना है और दोबारा से इसे इंस्टॉल नहीं करना है। सबसे पहली चीज कि इन
रिकवरी वालों के पास कोई भी कानूनी अधिकार नहीं है कि आपकी इमेज सोसाइटी में खराब करे। अक्सर मैंने देखा है कि लोन वाले जब आते हैं रिकवरी वाले तो ऐसे फोन में फोटो दिखाते हैं और पूछते हैं कि इस बंदे से पैसे लेने, बैंक का पैसा नहीं दे रहा है, कहाँ रहता है। आरबीआई ने इनके लिए गाइडलाइंस बना रखी है कि सुबह 8 बजे के बाद ही आपको ये कॉल कर सकते हैं और शाम को 7 बजे से पहले पहले ही आपके पास कॉल कर सकते हैं, उससे पहले ही आपके पास कॉल नहीं कर सकते हैं। आरबीआई की गाइडलाइंस ये कहती है कोई भी अगर रिकवरी वाला आपके पास आएगा तो आपको या तो कॉल पे या व्हाट्सएप पे या ईमेल पे उस रिकवरी या बैंक के द्वारा इन्फॉर्म किया जाएगा। पहले उस बंदे की डिटेल दी जाएगी आपको कि ये इंसान आपके पास आ रहा है, और आप देखोगे कि मैक्सिमम केसेस में ये चीजें फॉलो ही नहीं करते, मुंह चक्के सीधा आ जाते हैं, भाई पैसे दे दो पैसे दे दो। तो ये भी एक इलीगल चीज है, आप इनको बोल सकते हो कि भाई ये गलत है, गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग चलो। आप इनकी जितनी भी कॉल्स आपके पास आती है, जब भी ये बदतमीजी करते हैं, उन कॉल्स की रिकॉर्डिंग करके आप अपने फोन में रखो, ताकि जब आप इनकी कंप्लेन कर रहे होंगे तो आपके पास वहाँ पे एक प्रूफ होगा कि भाई मैं ऐसे ही बेफालतू में कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास प्रूफ है कि ये मेरे साथ बदतमीजी से बात कर रहे हैं, बदतमीजी गाली गलौज कर रहे हैं। मैंने आपको बता ही दिया कि रिकवरी वाले घर पर आना कब शुरू करते हैं, जब आपका नंबर नहीं मिल रहा होगा, जब आपसे बात नहीं हो रही होगी, जब आप इनका रिप्लाई नहीं कर रहे होगे, इनका फोन नहीं उठा रहे होगे, उस केस में रिकवरी वाले आपके घर पर आना शुरू कर देंगे। और अगर उसके बावजूद भी ये आपके घर पर आते तो ये आपको परेशान करेंगे ही करेंगे, क्योंकि आते सारी आपसे पैसा मांगने लग जाएंगे और उस केस में फिर आपसे बहस करना शुरू कर देंगे। अब सबसे पहले आपने करना क्या है इस केस में, जब भी कोई रिकवरी वाला आपके घर पर आता है, सबसे पहले उसको बोलो, बात करने से पहले भी डिटेल उसको कुछ नहीं देनी, उसको बोलना कि हाँ जी किससे मिलना है, वो बोलेगा इस फलाने इंसान से मिलना है, आपका नाम लेके बोलेगा। आपने पूछना जी कौन हो, बोलेगा मैं बैंक से आया हूँ, तो कहना भाई सबसे पहले आप अपना आईडी कार्ड दिखाओ। अब वो बोलेगा कि भाई आईडी कार्ड नहीं है मेरे पास, अगर वो दिखाएगा तो आपको अपनी एजेंसी का आईडी कार्ड दिखाएगा, वो किसी बैंक का आईडी कार्ड नहीं दिखाएगा। उस केस में आपने सीधा बोल देना कि मैंने किसी एजेंसी से लोन नहीं लिया था, मैंने किसी बैंक से लोन लिया था और मैं बैंक वाले से ही बात करूंगा, या तो बैंक का आईडी कार्ड लेकर आओ। वो बैंक का आईडी कार्ड लेके आ नहीं पाएगा क्योंकि वो बैंक का बंदा है नहीं। अब दूसरा स्टेप ये है कि अगर वो आईडी कार्ड ले भी आता है या फिर बैंक वाला बंदा ले भी आता है, तो उसको बोलना भाई अब मुझे विजिटिंग लेटर दिखा कि परमिशन क्या थी तेरे पास बैंक की तरफ से मेरे घर पर आकर विजिट करने की। सबसे पहले मुझे विजिटिंग लेटर दिखा, उसके बाद ही मैं मानूंगा कि तेरे को बैंक की तरफ से परमिशन मिली थी मेरे घर पर आकर विजिट करने की। वो भी वो नहीं दिखा पाएगा, उस केस में भी उसको बोलो कि ना यहाँ से जा, पहले विजिटिंग लेटर लेकर आ। तो इस तरह से आपने इन रिकवरी एजेंट्स को हैंडल करना है। इससे पहले वो आपके ऊपर हावी हो, आप ही उनके ऊपर हावी हो जाओ और उनको इस तरह से हैंडल करके भगा दो अपने घर से। अब इसके अलावा आप और क्या सोल्यूशन कर सकते हो, देखो इसके अलावा जब भी आपको कोई बैंक रिकवरी वाले परेशान कर रहे हैं, बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहे हैं, आपने एक ईमेल टाइप करना है उस बैंक ब्रांच मैनेजर के खिलाफ, और जो जो आपको ईमेल आईडी मिलती है इंटरनेट से उस बैंक के किसी बड़े बंदे के, बड़े ऑफिसर की, उठा के आप उसको सीसी में रखो और उसमें लिखो कि भाई आपकी रिकवरी एजेंट इलीगल तरीके से रिकवरी कर रहे हैं, ना तो किसी आरबीआई की गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं और ना ही अपने कानून के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। और अगर आपके पास उनकी गाली गलौच वाली रिकॉर्डिंग्स है जिसमें वो बदतमीजी कर रहे हैं, उसको भी आप उसी ईमेल में अटैच करके एक मेल कर दो और आप देखना कि इनका आना आपके पास बंद हो जाएगा। अब एक और सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ, होता क्या है जब आपके साथ ये लोग बदतमीजी करते हैं तब आप पुलिस स्टेशन में जाते हो और पुलिस वाले आपकी कंप्लेन नहीं लिखते हैं। इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको बताता हूँ। आपने क्या करना है, उसी पुलिस स्टेशन के एड्रेस पे एक लेटर लिखकर पोस्ट कर देना है कंप्लेन के तौर पर। उस लेटर में आप अपनी कंप्लेन लिखनी है, अपना मोबाइल नंबर, सारी चीजें आपने बताना है कि बैंक रिकवरी वाले फलाने फलाने मेरे को परेशान कर रहे हैं, और पोस्ट कर देना उसी पुलिस स्टेशन के एड्रेस पर। अब वो लेटर उसका पुलिस स्टेशन का मुंशी रिसीव करेगा और एक बार अगर उनके पास कंप्लेन आ गई तो वो इसी तरह से कोई आपका लेटर फाड़ फोड़ के उसे फेंक नहीं सकते। फिर वो आपको फोन करेंगे और आपको बुलाएंगे पुलिस स्टेशन, वहां पे उनको बताओ कि मेरे साथ ये चीजें गलत हो रही है और मेरे साथ ये बदतमीजी कर रहे हैं और ऐसे ऐसे करके मेरे को कंप्लेन लिखवानी है। कंप्लेन भी लिखा जाएगा और आपकी कंप्लेन सुनी भी जाएगी। इसके अलावा आप गवर्नमेंट की वेबसाइट है साइबर क्राइम की, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे भी जाके आप इनकी कंप्लेन कर सकते हो। साथ के साथ आरबीआई ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी करा है इनके लिए, 14448। अगर आपके साथ ये लोग बदतमीजी कर रहे हैं, आप सीधा आरबीआई को इस नंबर पे कॉल करके अपनी कंप्लेन रजिस्टर करवा सकते हो। तो नोट कर लेना 14448, ये उनका हेल्पलाइन नंबर है। देखो जो जो चीजें आप घर में रह के कर सकते हो एटलीस्ट वो चीजें तो करो, आपको कहीं बाहर जाने की इसमें जरूरत तो नहीं हो रही। जो जो ऑनलाइन कंप्लेन आप कर सकते हो वो सारी कर डालो उनके खिलाफ, तभी ये लोग आना बंद करेंगे आपके पास। नहीं तो इसी तरह से आपके खिलाफ ये लोग कार्रवाई करते रहेंगे और बदतमीजी आपके साथ चलती रहेगी इनकी। इसके अलावा आपने वो ऐड देखी होगी, जागो ग्राहक जागो, नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन। ये गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है जहाँ पे जाके आप इनके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हो। इस पे कंप्लेन करना बहुत ईजी है, सिर्फ आप इनकी ऐप डाउनलोड कर लो और वहाँ पे जाके आप इनकी कंप्लेन कर सकते हो। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में अगर हो सकेगा तो दे दूंगा। इसके अलावा अगर आप इनके खिलाफ कोर्ट में जाना चाहते हो तो वहाँ पे भी आप जा सकते हो। आईपीसी की धारा 499 और 500 मतलब की मानहानि का दावा कर सकते हो आप इनके खिलाफ, जिसमें ये लोग आपकी समाज में इज्जत खराब कर रहे हैं, जिसमें इन्हें 2 साल तक की सजा भी हो सकती है। और इस केस में आप उस बैंक के ब्रांच हेड को भी घसीट सकते हो जो ये सारी चीजें करवा रहा है, क्योंकि जो भी रिकवरी की कार्रवाई हो रही है उस ब्रांच हेड के अकॉर्डिंग ही हो रही है ये सारी चीजें, और वही बैंक जिम्मेदार है इन सारी रिकवरी के लिए। तो अगर आप चाहते हो उस बैंक के ब्रांच हेड को घसीटना तो आप
उसका भी नाम इसमें लिखवा सकते हो। छोटे छोटे लेवल से इनकी कंप्लेन करना शुरू करो ताकि आपका पूरा एक रिकॉर्ड क्रिएट हो जाए कंप्लेन का। बाकी मैं आपको यही एडवाइस देता हूँ कि इस तरीके से चलोगे तो ज्यादा जल्दी आपकी कंप्लेन सुनी जाएगी। दोस्तों पिछले कुछ सालों में रिकवरी वालों की गुंडागर्दी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि लोग इनसे इतने ज्यादा परेशान हो गए हैं कि ये मुद्दा संसद में भी उठाया गया था जुलाई 2023 में। वहां पर हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने ये बोला कि हमने ऑलरेडी आरबीआई को भी ऑर्डर भेज दिए और बाकी बैंकों को भी ऑर्डर दे दिया कि रिकवरी के टाइम पे आप प्यार से पेश आओ, लोगों के साथ कोई भी बदतमीजी या गाली गलौज मत करो। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि जब ये रिकवरी वाले किसी के घर जाते हैं तो क्या हमारी फाइनेंस मिनिस्टर उनको देख रही होती है? तो इसलिए ये सुधरने वाले कभी नहीं है, क्योंकि जब कोई ऐसा इंसान होता है जिसको लॉ की नॉलेज ही नहीं है, कानून पता ही नहीं है, वो इन लोगों के नीचे दब जाता है और ये फिर उसको और डरा धमका के उससे पैसे निकलवाते हैं। तो मैं आपको जाते जाते कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू देना चाहता हूँ अपनी तरफ से, जो आपको अपनी लाइफ में फ्यूचर में हमेशा ध्यान रखनी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं मेरी तरफ से एक्स्ट्रा वैल्यू के तौर पे आपके लिए। देखो, कभी भी किसी के लोन में अगर आप गारंटर बनते हो तो सोच समझ के बनना, क्योंकि कल को खुदा ना खास्ता अगर वो लोन ना भर पाया तो वो जितना हरासमेंट उस इंसान को करने वाला है बैंक, उससे ज्यादा हरासमेंट आपको करेगा। और अगर आपने गारंटी में चेक दे रखा है तो आपके चेक बाउंस करके आपके ऊपर केस भी कर सकता है वो बैंक। साथ के साथ आपका सिबिल खराब हो जाएगा, वो तो अलग बात है। तो इस चीज का हमेशा फ्यूचर में ध्यान रखना आप। दोस्तों कभी भी अगर आपका कोई बड़ा लोन किसी बैंक में चल रहा हो, खासकर होम लोन में, तो ये चीज ध्यान रखना, उस बैंक में कभी भी अपना क्रेडिट कार्ड मत लेना, उस बैंक से कभी भी अपना क्रेडिट कार्ड मत बनवाना, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता आप उस क्रेडिट कार्ड में पैसा ना भर पाए तो वो बैंक क्या करेगा, आपके उस होम लोन में उसके पेनल्टी चार्जेस जोड़ के उसको मर्ज कर देगा, जिससे आपका वो होम लोन भी खराब हो सकता है। अगला पॉइंट है कि जिंदगी में एक लोन को चुकाने के लिए कभी भी दूसरा लोन मत लेना। दोस्तों होता क्या है कि जिंदगी में कभी कभार कोई ऐसा इंसान भी होता है जो एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा लोन ले बैठता है और यहीं पे वो सबसे बड़ी गलती कर बैठता है अपनी लाइफ की। पहले तो एक ही इंसान आ रहा था उससे पैसा मांगने के लिए, जिसकी टेंशन में आके उसने दूसरा लोन ले लिया। अब वो उस भी लोन को नहीं चुका पा रहा और अब आ रहे हैं आपके पास 2 से 3 जने, और उनका टॉर्चर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि भारत में हर साल इस टॉर्चर की वजह से कई लोग अपने आप की जान ले लेते हैं। तो ऐसी गलती आपको कभी भी नहीं करनी है और इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है अपनी लाइफ में। मैंने जिंदगी में ऐसे लोग भी बहुत बारी देखे जो अपनी लाइफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने सिबिल को मानते हैं। वो कहते हैं कि ठीक है यार, जिंदगी चली जाए लेकिन सिबिल खराब नहीं होना चाहिए। अपने आप में एक मूर्खता है। आपकी जिंदगी बहुत ज्यादा कीमती है, ना कि आपका सिबिल बहुत ज्यादा कीमती है, क्योंकि आपसे आपकी फैमिली जुड़ी हुई है और आपके पीछे 2-3 जने और है। जब भी आप कोई लोन लेते हो, खासकर होम लोन, तो मार्केट में आपको कुछ एजेंट मिलेंगे। बैंकिंग की भाषा में इन्हें डीएसए कहा जाता है। होता क्या है कि जब आपका लोन कहीं नहीं होता तो आप इनके पास चले जाते हो लोन करवाने के लिए। ये आपको वादे करेंगे बड़े बड़े कि हम आपका लोन करवा देंगे, आप जिस बैंक से चाहते हो उस बैंक से करवा देंगे। अब देखो होता क्या है कि कई बार आपका बैंक का केस रिजेक्ट हो जाता है कुछ डॉक्यूमेंट्स की वजह से। आपकी सैलरी स्लिप सही नहीं है, आपकी बैंक स्टेटमेंट सही नहीं है, इस तरह के कुछ डॉक्यूमेंट होता है जो ये एजेंट लोग आगे एडिट करके भेज देते हैं बैंकों के पास। अब होता क्या है, आपके लोन के बाद तो बैंक उनको कमीशन दे देगा, उन डीएसए उन एजेंट्स को, और आपसे भी वो कुछ कमीशन खा लेंगे। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर आप उस लोन को फ्यूचर में नहीं चुका पाए, आपसे वो लोन भरा नहीं जा रहा और ये चीज बैंक को पता चल गई कि जो आपने डॉक्यूमेंट दिए थे वो एडिट करके भेजे थे, नकली डॉक्यूमेंट थे, और उस केस में आपके ऊपर 420, 406 विश्वासघात और धोखाधड़ी के तहत क्रिमिनल केस हो सकता है, जिसमें आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। अब क्योंकि उन पेपर्स पे आपने साइन करे थे तो इस वजह से वो माना जाता है कि उस पेपर को आपने ही बैंक को दिए थे, तो उस एजेंट का आपको कोई लेना देना ही नहीं था। उसको उसकी कमीशन मिल गई, आपसे उसने कमीशन खा ली, अब वो भी फरार और आप बुरी तरह से फंस के रह जाओगे। फिर इसके अलावा अनसिक्योर मतलब कि असुरक्षित लोन में एक और चीज के वजह से भी बैंक आपके ऊपर केस कर सकता है। मान के चलो कि आपने बैंक का पैसा देना है और आप घूम रहे हो एक लग्जरी गाड़ी में, ऑडी में, BMW में, और वो गाड़ी लोन पे भी नहीं है और आपके नाम पर है, और ये चीज बैंक को पता चल गई, तब भी धारा 420 और 406 के तहत आपके अगेंस्ट केस बन जाएगा, क्रिमिनल केस। दोस्तों जाते जाते मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है कंसल्टिंग सर्विस, अगर आप हमसे लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे आप क्लिक करके मेरे साथ ऑनलाइन कॉल बुक कर सकते हो। और दोस्तों अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैंने बहुत ज्यादा टाइम लगाया है इस वीडियो को बनाने में और रिसर्च करने में, और मैंने बहुत मेहनत करी है इस वीडियो में। मैं मिलूंगा आपसे इसी तरह की नई वीडियो में, तब तक बाय बाय।